So yeah, hi everyone and very good morning to all of you. I welcome all on your PD एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज हम पीपीएससी का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 6 मार्च को, ठीक है, आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं एंड आई विल टेल यू व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, एज वी नो वेरी वेल कि वेरियस डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट निकली थी, ठीक है, 1100 प्लस ये पोस्ट था। तो हम ये भी आज एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है और जो जनरल कैटेगरी है उनके पेपर में अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो रेस में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द बीम शोन इन फिगर बिलो इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो बीम है ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसके लिए ये बात कर रहा है। बताओ ये डिस्टेंस ए क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ए। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज काइंड ऑफ हिंज है कि नहीं, या तुम इसे पिन बोल दो। तुम्हें इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। तो मूवमेंट क्या होगा, फोर्स दिया 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ए, अब किस डायरेक्शन में हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्या, और नेक्स्ट फोर्स गिवन है हमें इस फ्री एंड के ऊपर 10 और डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस ए, बिकॉज 10 माइनस ए इसलिए ओवरऑल डिस्टेंस 10 मीटर है। तो ये वाला हमें कितना मिलेगा, ऑफ कोर्स 10 माइनस ए ही होगा। यू हैव टू जस्ट डू द लिटिल कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये 40a इक्वल टू ये तुम्हारा कितना बन गया, ये 100 माइनस 10a हो गया क्या। ठीक है, तो ये तुम्हारा माइनस का 10a इस तरफ आके प्लस बन जाएगा, 50a हो गया और a की वैल्यू आ रही है 2 मीटर। सीधा सीधा a की वैल्यू आ रही है 2 मीटर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टी सेक्शन का डायमेंशन हमें गिवन है 150 बाई 200 बाई 50, बॉटम इज एट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉटम से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए। हियर इज द क्वेश्चन, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस टी सेक्शन का वो बॉटम से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे बेसिकली, जस्ट कंसीडर ये हमारा यहाँ पे एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया। तो मुझे बॉटम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्टेंस बताना है इसके सेंट्रोइड का। अब गौर करना, ये जो आपका टी सेक्शन है ये इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज ये आपको एक्स बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू कितना होगा, दिस यू नो वेरी वेल, 75 mm ही निकल के आएगा। ठीक है, जो चीज हमें यहाँ पे बतानी है बेसिकली दैट इज, अगर मान लो कि यहाँ पे ये सीजी है, सेंट्रोइड है, आई डोंट नो ये एक्चुअली में कहाँ पे लाई कर रहा है, लेट बी वाई बार, तो मुझे ये डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फिगर को दो हिस्सों में, दो प्लेन फिगर में स्प्लिट कर लेते हैं। ये फिगर नंबर 1 हो गया, फिगर नंबर 2 हो गया, फाइन। ओवरऑल जो मुझे डेप्थ गिवन है टी सेक्शन का 200 है, देख पा रहे हो। अगर यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज या डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो 50 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेब का डेप्थ हो जाएगा 150 हो गया ये। तो फिगर नंबर 1 का जो A1 अगर मैं लिखता हूं तो 150 इंटू 50 हो जाएगा, बिकॉज जो वेब विड्थ गिवन है वो 50 से गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फिगर नंबर 2 का एरिया लिखूं तो 150 विड्थ ऑफ फ्लेंज है इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना, ये भी 50 ही है। तो दोनों का एरिया सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी के लिए। तो जब हम वाई बार लिखते थे तो वाई बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, दिस फॉर्मूला वी है, this formula we have now। ठीक है, तो y बार की जब हम बात करेंगे, देखो तो यहाँ पे A1 y1 कर लेना, यहाँ पे A2 y2 कर लेना। अगर तुम यहाँ पे A1 x1 प्लस A2 x2 लिखते हो तो यहाँ पे तुम्हें x बार मिलने वाला है। अगर तुम y बार की बात करोगे A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है भाई। नाउ y1 क्या होगा, तो ये वाला फिगर तुम देखो, सी ओनली दिस फिगर। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा फिगर नंबर 1 का, जो भी सेंट्रोइड लाई करेगा, रेड से मैं शो कर देता हूं, समवट हियर मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें कौन सा डिस्टेंस बताना है, बेसिकली हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा y1 हो गया। ठीक है, और जो फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 का इंडिविजुअल सीजी यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स बॉटम, ये तुम्हारा y2 हो जाएगा। तो y1 कितना हो गया, तो यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें तो 150 था ये, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 75 हो गया क्या mm में, और y2 कितना है। ठीक है, तो इस ओवरऑल अगर मैं इस खाली इस रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करूं तो 50 का आधा हो गया 25, तो यहां से लेके यहां तक ये 25 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 150 है क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 175 mm। ठीक है,
तो जस्ट सॉल्व द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। कुछ भी नहीं करना था, y बार इक्वल टू a1 और a2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको बाहर ही रख रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना। a1 a2 को सॉल्व करोगे 150 इंटू 50 करोगे, ठीक है। तो y1 कितना है 75, y2 कितना है आपका 175 डिवाइडेड बाय नीचे था a1 इंटू a2, तो ट्वाइस ऑफ a1 a2 a ही हो गया। मान लो a से a तुम्हारा कट रहा है, तो इसमें तुम ऐड कर लो तो कितना हो गया 5 5 10 हो गया, 7 4 14 और 1 15, ठीक है 250 हो गया। 2 से भाग करेंगे 150, तुम्हें यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 150 mm, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। फाइन, 250 हो गया ना, 125 आएगा, है कि नहीं, 125 आएगा, सॉरी 125 विल बी द आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना। 250 by 2 125 आ रहा है, 250 by 2 125 आ रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो फ्लोटिंग बॉडी है कब उसे बोलेंगे वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो जनरली ये जो फ्लोटिंग बॉडीज होती थी इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ मेटा सेंटर, और सबमर्ज बॉडी की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ बुओयेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा सेंटर डिसाइड करेगा वेदर बॉडी इज स्टेबल और नॉट। तो यहाँ पे मेटा सेंटर डिसाइड करता है वेदर बॉडी इज स्टेबल और नॉट। तो जब भी मेटा सेंटर को हम m से डिनोट करते थे, मेटा सेंट्रिक हाइट, ठीक है gm। तो जब भी मेरा मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है देन फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल। व्हेन मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप ये क्या होगा बेसिकली। तो ये डिफरेंस होता है इन द कॉन्जुगेट डेप्थ। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज द डिफरेंस इन द कॉन्जुगेट डेप्थ, ठीक है। तो सीक्वेंट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब आप ओपन चैनल फ्लो स्टडी करते हो बेसिकली, ठीक है, तो आप ये चीजें स्टडी करते हो कि हाइट ऑफ जंप क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप की फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, जो फ्रॉड नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। फाइन, नेक्स्ट, फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम एन ऑरिफिस when the coefficient of discharge is this one। तो CD गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर CD गिवन है 0.6 एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज दिस वन। तो ये हमें यहाँ पे Q थ्योरेटिकल भी गिवन है। अब ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है बताओ एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्चार्ज, सो लेट्स अप्लाई फॉर्मूला एंड स्केच द आंसर। सो Q एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज वैल्यू। सो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.6 है, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज भी हमें गिवन है, ठीक है। सो लेट मी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन। सो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यस दिस इज 0.0। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं बिकॉज डाटा दोनों हमें दिख रहे हैं बेसिकली। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज होगा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना है 0.018, ठीक है। तो इसको खाली आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 8 48 हो गया क्या 4, और ये 10 हो गया क्या, है ना, 0 वैसे लगा हुआ है। तो डेसिमल 1 2 3 4 और 0 लग गया, तो 0.0108 क्यूमेक आंसर आ रहा है, 0.0108 क्यूमेक आंसर आ रहा है, 0.0108 क्यूमेक आंसर आ रहा है बेसिकली, दिस द आंसर। फाइन, तो 0.0108 ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। तो तुम अपना लेवल चेक करते रहना बच्चे, जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है वो तो अपने मार्क्स चेक करेंगे कि हमने जो क्वेश्चन किए वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आंसर की में जो आंसर दिए हो वो सही ना हो, ठीक है। आंसर की हमेशा सही नहीं होती है, आप आंसर को भी चैलेंज कर सकते हो जो आंसर की के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन द वाटर सरफेस कोइंसाइड विद द टॉप एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट। तो एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट कंसीडर कर लेते हैं जो 30 मीटर चौड़ा है, विड्थ गिवन है हमें 30 मीटर। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट है, इसकी जो विड्थ है वो 30 मीटर है और इसका जो डेप्थ है वो 6 मीटर है। मतलब ये जो हमारा फ्री सरफेस है उसे कितना नीचे तक प्रोजेक्ट हुआ है, आंसर है 6 मीटर।
और इसका जो टॉप सरफेस है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में इसने देके रखा है। वाटर सरफेस coincide with the top edge of a rectangular vertical plate, rectangular vertical plate लिखा है तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं कि जहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर लगेगा वो डेप्थ बताओ फ्री सरफेस से कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ पे वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर लो। वी नो वेरी वेल ये हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होगा, तो फ्री सरफेस पे जो प्रेशर होता है 0 और बॉटम पे यहाँ पे मैक्सिमम है, तो कहाँ पे लगेगा, आंसर है इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे। और सेंट्रोइड आपको पता है बेस से ये डिस्टेंस h/3 होता है और अपेक्स से ये डिस्टेंस 2h/3 होता है, तो 2h/3, h यहाँ पे 6 मीटर है, तो 3 2 6 2 2 4 मीटर। आंसर आ गया ऑप्शन डी, आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, यस 125 ही था, 125 ही था, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। छठे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, क्या पर्पस होता है वेंचुरीमीटर का, आंसर है डिस्चार्ज का मेजरमेंट करना, आंसर है डिस्चार्ज का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ व्हाट, लिक्विड। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक, कब तुम बोलोगे जो फ्लो है वो सुपरसोनिक है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फ्लो आपका सुपरसोनिक होगा कि नहीं होगा। फाइन, तो जब मैक नंबर की वैल्यू 1 से 6 के बीच में रहती है, व्हेन मैक नंबर इज इन बिटवीन 1 to 6, ठीक है, मैक नंबर इज इन बिटवीन 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन ए आंसर, मैक नंबर इज इन बिटवीन 1 to 6, देन फ्लो इज सेड टू बी व्हाट, सुपरसोनिक, फ्लो इज सेड टू बी सुपरसोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो थोड़ा स्पीड हमें ज्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू डार्सीज फॉर्मूला। अब बेटा क्वेश्चन को आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे। जिन बच्चों ने हड़बड़ी करी होगी, जल्दबाजी दिखाई होगा, क्वेश्चन गलत करके आगे होंगे। पूछा गया लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप वेयर एफ इज द डार्सीज कोफिशिएंट, लिखा है डार्सीज कोफिशिएंट। अगर ये होता फ्रिक्शन फैक्टर, अगर ये होता फ्रिक्शन फैक्टर तो आंसर होता FL_V²/2GD, ये आंसर होता उस केस में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर लिखा होता तो। ठीक है, लेकिन ये है डार्सीज कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आंसर हो जाएगा 4FL_V²/2GD, 4FL_V²/2GD, सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ जेट ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम अ नोजल, अगर एक पानी आ रहा है नोजल से, लाइक इसमें मान लो ये कोई नोजल है, ठीक है, इस तरह से पानी मान लो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, जेट ऑफ वाटर जा रहा है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो हमारा जेट ऑफ वाटर है, जो यहाँ पे लिक्विड है, पानी है, वो 9.81 मीटर पर सेकंड इस गति से मूव कर रहा है, इस गति से मूव कर रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जो यहाँ पे वाटर एलिवेट हुआ है ये एंगल कितना है, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये पूछ रहा था टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मान लो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमें बेसिकली स्पीड गिवन है 9.81, अंडरस्टैंड करना। तो ये हाईएस्ट पॉइंट अगर है इसका, तो ये मुझे हाइट बताना है इस बेस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम sin 30 लगा लो, बिकॉज sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें लिखना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया, हाइपोटेन्यूज गिवन है 9.81, तो h अगर मैं यहाँ पे देखूं 9.81 इंटू sin 30 1/2 होता है, 9.81 का आधा कर लो, 9.81 का आधा कर लो, यू विल गेट दिस हाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे जब तुम इक्वेशन यूज कर लोगे, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी, u प्लस एटी, तो यहाँ पे v तुम्हारा फाइनली तो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट के तक पानी पहुंचेगा, उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें ये यहाँ से पानी छोड़ा, यहाँ से नीचे आने का समय नहीं बताना, तुम्हें खाली हाईएस्ट पॉइंट तक ही टाइम बताना है कितना चाहिए होगा। तो यू तुम क्या लेके चलोगे, यहाँ पे जो भी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, ये वाला साइन ऑफ इंटरोगेशन का, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो भी वैल्यू आएगा, सो मैंने अभी के लिए लिख दिया 9.81/2। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्लो ऊपर की तरफ है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, सो माइनस कर देते हैं 9.81, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमें टाइम बताना है यहाँ से, तो मेरे ख्याल से तुम टाइम निकाल लोगे इजीली। ठीक है, तो जब ये टर्म तुम्हारा 0 है, इस तरफ आएगा 9.81 से 9.81 कट जाएगा, 1/2 हो गया 0.5, सीधा सीधा, आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी थी, एग्जाम के अंदर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते तो इजीली आंसर निकल जाता, इजीली आंसर निकल जाता बेसिकली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11,
डिस्चार्ज थ्रू अ 100 mm डायमीटर एक्सटर्नल माउथपीस, डायमीटर गिवन है एक्सटर्नल माउथपीस का 100 mm, फीटेड टू द साइड ऑफ अ लार्ज वेसल, ठीक है, जो एक बड़ा सा वेसल है, कंटेनर है, उसकी साइड में लगाया हुआ है, ठीक है, और डिस्चार्ज कितना मिल रहा है हमें उस एक्सटर्नल माउथपीस से, आंसर इज 0.05948, यहां में गिवन है बेसिकली द हेड ओवर द माउथपीस व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज दिस वन, ठीक है, हेड बताना है उस माउथपीस के ऊपर कितना हाइट ऑफ वाटर है जब हमें इतना डिस्चार्ज मिल रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू भी गिवन है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे बेसिकली डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो मैं इसको यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ बिकॉज हमें ऑप्शन भी चाहिए और हमें क्वेश्चन भी चाहिए, दोनों चीजें। नाउ सी, अब तुम लोग क्या एग्जाम में करके आए हो, देखो आंसर किस तरह से रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, CD इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा क्या, है कि नहीं। अब इसने क्वेश्चन में बोला है द हेड ओवर माउथ पीस व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इतना है तो आपको हेड बताना। तो इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन में जो डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है ना बच्चे, वो आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं डिस्चार्ज लिखता हूं तो डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एक तो मैं डिस्चार्ज को लिख सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं, यही तो होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो एरिया किसका, एरिया लिखेंगे माउथ पीस का, डायमीटर गिवन था ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ π/4 इंटू डाया था मेरे पास 100 mm, एक काम करते हैं उसको मीटर में लिख लेते हैं, है ना। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा मीटर में, इसलिए बिकॉज जो आंसर है वो सारे के सारे मीटर में है, जो ऑप्शन में हमें आंसर देना है वो सारा का सारा मीटर में ही हमें आंसर रिपोर्ट करना है। तो π/4 इंटू डाया का स्क्वायर एरिया हो गया, और वेलोसिटी यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी हम कुछ ऐसे भी लिखते थे 2gh, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता था, वे होता था वेलोसिटी लिखने का, तो √2 इंटू जी इंटू एच। अभी कुछ भी नहीं आपको करना है, किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी, सॉल्व नहीं करनी है, बस लिखना है, ठीक है। CD आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.855, ठीक है, और ये आपको जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है ये भी गिवन है, ये कितना है 0.05948, ठीक है। अब तुम यहां से एक काम करो, ये 0.855 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई सजेस्ट इस तरह के क्वेश्चन आप एट द एंड ऑफ द सेशन में ही करो, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन जो हो पा रहे थे इजीली कर चुकी हूँ, उसके बाद ही तुम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, इसे डिवाइड कर लो। तो आई सॉल्व इट एंड आई गॉट द वैल्यू, जो h आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 2.13, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, h की वैल्यू आ रही है 2.13, तो 2.13 अपने ऑप्शन देखेंगे 2.13 इज नियर टू द 2 मीटर, आंसर विल बी 2 मीटर, आंसर विल बी 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 2 मीटर इज द आंसर, ठीक है, 2 मीटर यहाँ पे आंसर है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, आपको अपना कट ऑफ का पता भी लगेगा, अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ, कट ऑफ कितना जा सकता है बेसिकली, और 120 क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर का एक प्रश्न आपका है, तो लगभग आपका 300 नंबर का पेपर बन रहा है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि टेंटेटिवली अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो आप रेस में हो, कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं एटलीस्ट उतने तो लाइक बनते हैं, जितने बच्चे हैं उतने तो लाइक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है for 2-dimensional flow the stream function is given by, for 2-dimensional flow the stream function is given by, ठीक है, the velocity at a point is, ठीक है, वेलोसिटी की ये बात कर रहे हैं, बताओ उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर हम स्ट्रीम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो u होता था यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रीम फंक्शन रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव अगर तुम x के रिस्पेक्ट में करते हो तो वेलोसिटी कंपोनेंट y मिलता था, अगर तुम y के रिस्पेक्ट में करते तो वेलोसिटी कंपोनेंट x मिलता था। हाउ टू रिमेंबर, इवन हाउ आई रिमेंबर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u, y एक्सिस में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है स्मॉल v। अगर तुम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे किसका, स्ट्रीम फंक्शन का, तुम बिल्कुल इसके क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो इस यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, प्लस का y एक्सिस मिलेगा। तो अगर तुम ध्यान देना, अगर तुम स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू आर गेटिंग हियर वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है, इन y डायरेक्शन, राइट। अच्छा, अगर तुम y डायरेक्शन में करते हो देन यहाँ पे तुम पहुंचोगे तो ये नेगेटिव का x होता है, तो यहाँ पे तुम्हें माइनस लगाना होता है, यहाँ पे तुम्हें माइनस लगाना होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तुम्हें माइनस लगाना होता है, ठीक है, बढ़िया।
तो खाली तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है। देखो स्ट्रीम फंक्शन तुम्हें गिवन है, तो जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो यू आर गेटिंग हियर u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x हो गया और v कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा क्या, सिंपली, है कि नहीं। अब जब मैं यहाँ पे, अब देखो जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा ui प्लस vj, यही तो बनता है बेसिकली। तो क्या कर लेंगे माइनस 2xi प्लस 2yj, पॉइंट उसने क्वेश्चन में देख के रखे 3,4, x की वैल्यू तुम 3 पुट कर दो यहाँ पे और y की वैल्यू तुम 4 पुट कर दो, तो 3 2 6 बन गया, 6i माइनस में जाएगा ये प्लस 8j हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बेसिकली वेलोसिटी पूछ रहा है खाली, ठीक है। तो जब तुम इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो तुम क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर कर लोगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को जोड़ोगे मिलेगा 100 का रूट हो गया 10, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, तो मुझे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेशर स्केल के ऊपर 0 लेके चलते थे। एटमॉस्फेरिक से ऊपर जो प्रेशर होता था पॉजिटिव प्रेशर गेज प्रेशर बोलते थे, उसके नीचे वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव प्रेशर बोलते थे, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करता हूं, मान लो यहाँ पे ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लाइन हो गया, जो प्रेशर स्केल के ऊपर हम ओरिजिन लेके चले थे 0, ठीक है, जो हम प्रेशर स्केल के ऊपर 0 लेके चले थे, यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, जो ओरिजिन है बेसिकली 0 है और यहाँ पे कहीं पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पे बताना है गेज प्रेशर कितना, ठीक है। ऑल द गेज प्रेशर इज गिवन टू अस राइट नाउ, ही इज आस्किंग अबाउट द फॉर्मेशन, ये किस तरह से तुम लिखोगे, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस विल बी योर एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ क्या है, तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इतने में से, इतनी लेंथ में से जब तुम इतना कट कर दोगे, ऑफ कोर्स तुम्हें ये गेज प्रेशर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर लो, ऑप्शन ए, तेरा क्या बन रहा है ए, तेरा क्या बन रहा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है सर्वेइंग से, अगला क्वेश्चन आ रहा है सर्वेइंग से। तो बच्चे इतना अगर सर्वे पढ़ने के बाद भी अगर तुम ये क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है, जो जिन बच्चों को हमने पढ़ाया बेसिकली, तो गलत बात है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, तो यहाँ पे मान लो एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क जिसका आपको आरएल गिवन है, आरएल में सीधा सीधा लिख देता हूँ 105 मीटर है, ठीक है। और समवट हियर मान लो यहाँ पे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो बैक साइड की वैल्यू है 1.235 मीटर है, 1.235 मीटर है, ठीक है। और जो कोई नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे आपको जो रीडिंग गिवन है फोर साइड 1.920 है फोर साइड। तो बच्चे एक तो तुम यहां से ये इन्फर कर लो कि फोर साइड की वैल्यू ज्यादा है और बैक साइड तुम्हारा कम है, मतलब आगे वाला जो पॉइंट होगा वो नीचे है डिप्रेशन में, सिंपल सी बात, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे, आंसर 105 से कम होगा, आंसर 105 से कम होगा, ठीक है। आंसर 105 से कम होगा, ना तो बी बनेगा ना तो डी बनेगा, आंसर मतलब ए और सी में से ही होने वाला, ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन हो गया एग्जाम के अंदर। तो तुम यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लिखते हो तो आरएल ऑफ एनी पॉइंट 105 हो गया, इसमें तुम ये वाला पॉइंट इतना तुम हाइट ऐड कर लो, तुम कहां पे पहुंच जाओगे, बेसिकली तुम इस एक्सिस के ऊपर पहुंच जाते हो, तो 105 प्लस 1.235, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें से तुम ये 1.920 बच्चे कम कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और इन शॉर्ट तुम ये चेक कर लो कि जो तुम्हारा 1.920 है और 1.235 है, कितना डिफरेंस है दोनों में, तो 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, तो यहाँ पे हमें 8 मिल रहा है बेसिकली, और यहाँ पे रह रहा 8 6, तो ये मिल गया। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, 105 में से इतना कम करना है, 105 में से इतना कम कर लो, यू विल गेट द आंसर, 105 में से इतना कम कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो आई सॉल्व्ड इट एंड दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 104.315 मीटर, ये आ रहा है आंसर, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, यस गुड। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर, 1800 मीटर का डिस्टेंस गिवन है, व्हाट विल बी द करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। हमें पता है अर्थ कर्वेचर के लिए करेक्शन क्या होता था, अर्थ कर्वेचर के लिए करेक्शन होता था 0.0785 डी स्क्वायर माइनस साइन के साथ, नेगेटिव होती थी ये करेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे गौर करना, ये जो स्मॉल डी होता था किलोमीटर में है, और ये जो सीसी निकलता था ये मीटर के अंदर है, गलती मत कर देना गई, ठीक है। तो 0.0785 इंटू 1800 mm, 1800 सॉरी नॉट mm, 1800 मीटर हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, 1800 मीटर इन टर्म ऑफ किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1.8 हो गया क्या, 1.8 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो एक काम कर लो 1.8 इंटू 1.8 कर लो, जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट एंड स्केच द आंसर, जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट एंड स्केच द आंसर, ठीक है।
चलिए तो लेट मी सॉल्व दिस इज कमिंग टू बी 0.254 0.254 ये आ गया मीटर में। अब सीआर का वैल्यू क्या होगा? सीआर होता है कोफिशिएंट ऑफ, सीआर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए करेक्शन है बेसिकली। सो सीआर ये जनरली 1/7 ऑफ सीसी भी होता है, ठीक है, 1/7 ऑफ सीसी हम निकाल चुके हैं तो बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। या तुम इसे 0.0112 डी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखते थे जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती थी कोफिशिएंट, सॉरी ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन करेक्शन के लिए, वेरी सॉरी ये रिफ्रैक्शन करेक्शन है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो तुम पहले आंसर लिखे थे 0.254 उसको 7 से भाग कर लो, उसको 7 से भाग कर लो, यू विल गेट द आंसर, उसको 7 से भाग कर लो, यू विल गेट द आंसर, एंड दिस इज कमिंग टू बी 0.036 ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो हमारा जो करेक्शन है कर्वेचर के लिए और हमारा जो करेक्शन है रिफ्रैक्शन के लिए, कर्वेचर का वैल्यू निकल गया, उसको 7 से भाग कर दो, यू विल गेट द आंसर। 0.0112 डी स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द फाइननेस ऑफ सीमेंट, मतलब जितना सीमेंट मेरा फाइन होगा, जितना सीमेंट मेरा फाइन होगा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो हाइड्रेशन होता है ना वो प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो इंक्रीज होगा तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ वो भी बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट जितना फाइनेस ऑफ सीमेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाला है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1-on-1 रिलेशन है दोनों के बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बच्चे अपना अपना आंसर भी आप फ्रेम करते रहें चैट बॉक्स के अंदर, अपना अपना आंसर भी आप फ्रेम करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है अ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस ऑन द एक्सपोज ऑफ अ टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। तो जो हम एक कंक्रीट का कवरिंग देते हैं, कोई बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? तो आंसर है कॉपिंग। क्या बोलते हैं उसे? आंसर है कॉपिंग। लिंटल तो एक हॉरिजॉन्टल बीम होता था ना, लिंटल, ठीक है। जो मेरा दरवाजा है, डोर है, उसके ऊपर डाला, विंडो के ऊपर डाला, कल को डोर खराब हो रहा है, विंडो खराब हो रहा है तो लोड वो लिंटल से होता हुआ वॉल में चला जाए, सेफली हम इजिली हम अपने डोर या विंडो को निकाल सके, नया लगा सके, ठीक है। कॉर्निस एक प्रोजेक्शन होता है, ये भी आपका ब्रिक वर्क के अंदर, ठीक है। तो आंसर बन रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए। सो लेट मी शो यू बाय पिक्चर, ठीक है। तो ये मान लो कि मेरा आउटर वॉल है, इसके ऊपर ये जो कंक्रीट का एक कोटिंग दिया हुआ है ये वाला, इसको बोला जा रहा है कॉपिंग, दिस योर कॉपिंग बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा है सो इसलिए मैं बाकी के फिगर नहीं लेके आया हूं, दैट इज वी हैव द लिंटल, ठीक है, कॉर्निस, ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टी सेक्शन। अगर हम एक टी बीम कंसीडर करते हैं, ये मान लो हमारे पास टी बीम है, ये हमारे पास टी बीम है, तो टी बीम अगर हम कंसीडर करें, ध्यान सुनना, अगर हम टी बीम कंसीडर करते हैं तो इस केस में जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, हमें पता है कि जो हमारा सिग्मा बी, मान लो ये बेंडिंग स्ट्रेस होगा जो इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है, तो बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई, अंडरस्टैंड करना। अगर इसे सिग्मा बी को मैक्स करना होगा तो वाई को मैक्स होना पड़ेगा, एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर आपका बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा बी मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स, और वाई मैक्स क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस। तो मान लो कहीं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, हेयर न्यूट्रल एक्सिस, तो ये तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा वाई, ये भी तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा वाई। तो तुम्हारा कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से फ्लैंज का डिस्टेंस ज्यादा होगा या जो तुम्हारा वेब का बॉटम है ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बच्चे ब्लाइंडली होके बोलो, हमेशा आपको जो न्यूट्रल एक्सिस जब वेब में लाई करता है तो आपको वेब के बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा मिलता है। इवन अभी हमने एक पीछे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका ब्रेन भी टेस्ट कर रहा है, तो जिसमें हमें डायमेंशन गिवन था और जो हमारा वाई निकल के आया था वो 125 mm था, ठीक है। वाई जो निकल के आया था 125 mm था, ऑल जो ओवरऑल हमें डेप्थ गिवन था टी सेक्शन का वो 200 था। तो हमेशा आपका जो ये मैक्सिमम बैंडिंग स्ट्रेस होगा ये एक्सट्रीम फाइबर पे मिलेगा, और कहां पे, इन द वेब, ठीक है, कहां पे मिलेगा, इन द वेब। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, गलती मत कर देना, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, जिसका स्पैन गिवन है 4 मीटर। बेंडिंग मोमेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर 19, बेंडिंग मोमेंट बताना है एट द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, स्पैन दिया है 4 मीटर, सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड 10 किलोन्यूटन एट द सेंटर एंड अ मोमेंट ऑफ 20 किलोन्यूटन मीटर। ये भी वही लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो पिक्चर। तो एक ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और सेंटर में यहाँ पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ओवरऑल स्पैन जो गिवन है 4 मीटर है, सेंटर बोलते तो 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे एक मूवमेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, मैं इसको यहीं पे ही कंसीडर करूंगा 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि इस फिक्स एंड पे बताओ कितना तुम्हें मूवमेंट मिलने वाला है। तो तुम एक काम करो, इसको तुम स्प्लिट भी कर सकते हो। मान लो तुम अगर इसको स्प्लिट कर दोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है बिल्कुल सेंटर पे, इसका वैल्यू है 10 किलो न्यूटन का और ये डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो यहाँ पे तुम्हें कितना रेजिस्टेंस मूवमेंट मिलेगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा 20 किलो न्यूटन मीटर हो गया, है कि नहीं। और सेकंड कंडीशन में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट गिवन है 20 किलो न्यूटन मीटर का मैग्नीट्यूड, तो सेम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया क्या। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अ सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इन विच वायर्स आर एंकर्ड इन लेयर्स वेजिंग सैंडविच्ड प्लेट्स इज। तो जब मैंने प्री स्ट्रेसिंग पढ़ाया था बच्चे तो मैंने इस पे जोर दिया था, या तो वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि इंडिया में कौन सा हम मेथड पोस्ट टेंशन में यूज कर रहे हैं, जो फ्रेसिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम एट अ टाइम मैक्सिमम अपने स्ट्रैंड को स्ट्रेस करते हैं, जैसे 32 वायर्स को साइमल्टेनियसली हम स्ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मैग्नल ब्लेटन सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो वेजिज होती हैं वो प्लेट होता है। ठीक है, जो अगर मैं यहाँ पे एंड एनकरेजेस की बात करता हूं तो जो एंड एनकरेजेस होती हैं वो फ्लैट प्लेट्स होती हैं, फ्लैट प्लेट्स होती हैं। फ्रेसिनेट में जो एंड एनकरेजेस होती थी फ्रेसिनेट के अंदर वो कोन वेजिस थी, वो कोन वेजिस थी। और ये जो हॉयर सिस्टम है बेसिकली ये तो तुम्हारा एक लॉन्ग लाइन मेथड को रिप्रेजेंट करता है प्री टेंशनिंग के लिए, स्लीपर के लिए यूज कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, शेप फैक्टर पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द शेप फैक्टर फॉर आई सेक्शन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई सेक्शन का शेप फैक्टर स्टील स्ट्रक्चर अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। शेप फैक्टर आप पढ़ के चले जाओ, या तो शेप फैक्टर निकालने के लिए बोल सकता है, लोड फैक्टर पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेप फैक्टर क्या होता था, 1.12 से लेके 1.15 तक ये वैल्यू होती थी इसकी आई की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3.15, 2.75 ये तो हो गया नहीं, चलिए सी और डी में से देखते हैं उसमें से कोई आंसर होगा। ठीक है, 1.75 नहीं होगा, ऑफ कोर्स आप ऑप्शन डी के साथ ही यहाँ पे प्रोसीड करोगे, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। फाइन, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड, डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं और स्लोप की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम है और ये हमें वैल्यू गिवन है। देखो एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर मान लो यूडीएल अप्लाई करते हैं थ्रू आउट। ठीक है, इसका मान लेते हैं वैल्यू है स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर और स्पैन कंसीडर कर लेते हैं l। सो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होने वाला है ना, तो डिफ्लेक्शन कितना गिवन है आपको, मान लेते हैं y हो गया सेम एग्जांपल। डिफ्लेक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 18 mm। ठीक है, और स्लोप गिवन है यहाँ पे थीटा, मान लो थीटा, तो स्लोप की वैल्यू गिवन है 0.01। ठीक है, 0.01, यस यही है, रेडियन के अंदर गिवन है आपको स्लोप। अब तुम क्या करोगे, बस सीधा उसमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैंटिलीवर बीम जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पैन, कैंटिलीवर बीम जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पैन। हाँ जी, सो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन, सो इज इट w स्मॉल w l रेज्ड पावर 4/8 ei होता है क्या फॉर्मूला, और स्लोप का क्या होता है स्मॉल w l क्यूब अपॉन 6 ei हो गया क्या, 4 2 8 3 2 6, ऐसे याद रखो। तो एक काम कर लो, ये जो तुम्हारे पास y है ना, y इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला है, देखो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, तो w l क्यूब अपॉन 6 ei, जबकि यहाँ पे l पावर 4 था ना न्यूमरेटर में, तो एक l बाहर लिख लो, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 8 था, तो यहाँ पे क्या करो 6/8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, w l 4 6 से 6 कट जाएगा 8 ei, यही बन रहा है y। तो ये तुम्हारे पास क्या है, w l क्यूब अपॉन 6 ei क्या बन गया तुम्हारे पास 0.01 बन गया, क्या स्लोप हो गया, है कि नहीं। तो 6/8 इंटू 1/100 कर लो सिंपली, 0.01 क्या हो गया 1/100 हो गया, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा L एज इट इज हो गया, और Y तुम्हें कितना गिवन है 18 mm है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसे सॉल्व कर लो, mm में तुम्हें वैल्यू मिलेगी, अब जो भी आंसर होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और ये आंसर आ रहा है गाइस सॉल्व करने के बाद 2.4 मीटर, आंसर आ रहा है 2.4 मीटर, सिंपलेस्ट वे में करना है, आंसर आ रहा है 2.4 मीटर। फाइन, आंसर आ रहा है 2.4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, ऐसा मटेरियल जिसकी सभी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है इलास्टिक प्रॉपर्टीज वो आपको एक जैसे मिल रही है, तो उस मटेरियल को बोला जाता है आइसोट्रोपिक इन नेचर, उस मटेरियल को बोला जाता है आइसोट्रोपिक इन नेचर। फ्री का नंबर हो गया, फ्री के नंबर मिल गया आपको 2.5 नंबर। ठीक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, कुछ बच्चे तो इसको भी गलत करके आए होंगे। ठीक है, एग्जाम में सोचे होंगे इसका आंसर क्या होगा, पता नहीं उसने क्या पूछ लिया है। नेक्स्ट,
द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये गिवन है हमें, क्रॉस सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज 4.5 टन मीटर। तो यहाँ पे ये मुझे एक क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है, विड्थ गिवन है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटी और डेप्थ गिवन है 30 सेंटी, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके ऊपर क्या लग रहा है, नहीं आपको बेंडिंग स्ट्रेस बताना है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिख रहा है तो मैं इसको m बोल देता हूं और ये मैक्सिमम हो गया, ये हमें गिवन है 4.5 टन मीटर और हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक टन में ना 1000 किलोग्राम होता है, तो ये कितना बन गया मेरे ख्याल से 4500 केजी हो गया क्या, 4.5 था यहाँ पे, और मीटर को भी तुम क्या करो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख लो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 रेज पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसी वैल्यू को, 10 रेज पावर 4 से, ठीक है। तो 45 इंटू 10⁶ तुम लिख सकते हो सीधा सीधा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन है और ये पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो जब भी वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है बेटा तो तुम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो कि बेंडिंग इक्वेशन तुम्हारी बन जाती थी m/z, जैसे तुम यहाँ पे z सेक्शन मॉडुलस यूज करते थे तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया जो बेंडिंग स्ट्रेंथ पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता था z, तो m तुम्हें गिवन है 45 इंटू 10 रेज पावर 6 लिख लिया मैंने, है ना, 2 जीरो ये है 10⁴ ये है, बेस में पावर ऐड हो जाएगा, z कितना होगा, z निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो z का फॉर्मूला होता है bd²/6, b कितना है 20 है क्या, d कितना है 30 है, bd², 30 का स्क्वायर है ना, और 6 चला गया ऊपर, तो 1 2 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, ऊपर से भी 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ ही मिलने वाला है फिर, तो 2 3 6 2 3 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 1 3 3 5 15 15 इंटू, ध्यान देना 15 इंटू कितना मिल रहा है 10 रेज पावर 2, नहीं 3 मिल रहा है हमें, हमें वैल्यू मिल रही है 3। कैलकुलेशन चेक करो एक बार जल्दी से, जस्ट चेक द कैलकुलेशन। अच्छा यहां पे तो हाँ ठीक है यही बन रहा है, ओके। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो एक 10 और आएगा, 4.5 टन की बना है ना, चलो 45 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सीधा सीधा, चलिए आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, जस्ट चेक द कैलकुलेशन ओनली, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ध्यान देना, वी जस्ट अप्लाई दिस वन फॉर्मूला की जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होता है, अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा बी मैक्स लिख लो या एफ मैक्स लिख लो, दिस इज नथिंग बट m/z, और मोमेंट आपको गिवन है 4.5 टन मीटर है, तो एक काम करो 4.5 एज इट इज, टन को पहले तुम केजी में लिख लो, तो ये केजी में चला गया, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है क्या, है ना, तो यहाँ पे तुम क्या कर लो यहाँ पे, और खाली 100 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, पीछे थोड़ा कैलकुलेशन हमने गलती कर दिया, तो ये तुम्हें किसमें मिल रहा है, ये तो सेंटीमीटर में होगा तुम्हारा मीटर, और ये तुम्हारा केजी में होगा, केजी सेंटीमीटर में मिल गया, इसको खाली तुम्हें डिवाइड करना है, बी तुम्हें गिवन है 20, डी तुम्हें गिवन है 30, तो bd²/6 से डिवाइड कर लो, सॉल्व नहीं करना, मतलब जो चीजें कट रही होगी उनको आपस में कट करो, इजीली तुम्हें आंसर मिल जाएगा 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 456/2000 दिस इज द बाइबल ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर स्लैब, स्लैब में मिनिमम स्टील कितना डालोगे, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और क्वेश्चन में उसने देके रखा है माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बार 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब, अगर यही होता है FE 415 आंसर होता है 0.12, अभी के लिए जो मेरा आंसर है ऑप्शन बी, अभी के लिए जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा था कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एक मटेरियल का कैपेसिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड देन अपॉन अनलोडिंग, जैसे उसको छोड़ेंगे वो मटेरियल फिर से अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेगा, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जनरली बोला जाता है रेजिलियंस, क्या बोलते थे रेजिलियंस, दिस वाज योर रेजिलियंस, फाइन। नेक्स्ट, इन एन आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग ऐसी फुटिंग, सिंगल कॉलम के नीचे सिंगल फुटिंग आइसोलेटेड, ठीक है। अच्छा एक फुटिंग है, नंबर ऑफ कॉलम सिचुएटेड है, मैट या राफ्ट फुटिंग बेसिकली,
तो इफेक्टिव डेप्थ इसने स्मॉल डी बोल दिया। अब स्ट्रेस इन पंचिंग शियर इज चेक्ड बाय, जैसे मान लो ये कॉलम है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं एक स्लोप्ड फुटिंग बना देता हूँ समझने के लिए। तो सिंगल कॉलम के नीचे सिंगल फुटिंग है, हर कॉलम के लिए अपनी अपनी फुटिंग है आइसोलेटेड। तो ये तो तुम्हारा फेस ऑफ कॉलम हो जाएगा, दिस विल बी योर फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आईएस कोड क्या बोलता है कि जब भी तुम टू वे शियर या पंचिंग शियर, कुछ भी बोल लो, टू वे शियर या पंचिंग शियर की बात करोगे, then critical section will be at a distance d/2 from the face of column. Critical section will be at a distance d/2 from the face of column जहां पे तुम shear चेक करोगे। ठीक है, मतलब जो क्रैक डेवलप होंगे ना कुछ इस तरह से बनेंगे ऐसे, लाइक दिस वन। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा इट विल बी एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, एट अ डिस्टेंस d/2 अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आंसर बन रहा है। क्लियर? चलिए, तो आप लोग अब चैट बॉक्स के अंदर आंसर बताते रहें क्या आपके आंसर थे। ठीक है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बन गया आपका, के इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दावे से बोलता हूं लगभग, ज्यादा नहीं होगा तो 30-40% तो गलत करके आए होंगे। ठीक है, कट ऑफ भी बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट कीजिए, आई विल टेल यू कट ऑफ। ठीक है, पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर चलेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, दावे से बोलता हूँ लगभग 30%, जितने भी बच्चे पंजाब के इस एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, उसका 30% तुम कर लो, क्वेश्चन को गलत करके आए। ठीक है, दावा है मेरा, क्वेश्चन को गलत करके आए, दावा फेल नहीं होगा। देखना, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी होता है जी, वो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ई खेल खत्म हो गया उनका, वही गलती कर दी है। ठीक है, चलो अगर नहीं करी होगी तो अच्छी बात है। इक्वल्स टू यहाँ पे तो 2g1 प्लस म्यू, मैंने आपको बताया था ट्रिक, जी से बात कर रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव होंगे 1 प्लस म्यू, और यहाँ पे इक्वल टू इन टर्म ऑफ द बल्क मॉडुलस, तो यहाँ पे होता है 3k। क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों, तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, 1 माइनस 2 म्यू। तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो राइट हैंड साइड को तुम इक्वेट कर लो जनरली। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, तो ये 2g इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ किसके बराबर, 3k1 माइनस 2 म्यू के बराबर। ठीक है, हार्डली आपको इसमें 40 से 45 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन में इसने बोल दिया 2g किसके बराबर है, k के बराबर है क्या, तो k हो गया, k से k तुम्हारा कट गया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस म्यू आ रहा है, राइट हैंड साइड में 3 माइनस 6 म्यू हो गया, तो माइनस का 6 म्यू इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 7 म्यू बन गया, और यहाँ पे प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 7 म्यू इक्वल टू 2, और म्यू हो गया 2/7, म्यू हो गया 2/7, आंसर आ गया तुम्हारा सी, आंसर आ गया तुम्हारा सी। ठीक है, यस। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर देयर आर द परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस गिवन है 100 और 60। ठीक है, मतलब ये आपको एमपीए में वैल्यू देके रख रहा है। अब ये बोल रहा है बोथ टेंसाइल इन नेचर, दोनों का जो नेचर है वो टेंसाइल इन नेचर है, तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेस बताना है इन सिंपल टेंशन, और सबसे बड़ी चीज अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलती थी, तो यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू जो भी यील्ड स्ट्रेस होगा, मटेरियल का परमिसिबल स्ट्रेस होगा। और क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, बेसिकली क्वेश्चन में ये यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन एफवाई की ही बात कर रहा है। सिग्मा गिवन है 100, पॉइजन रेशियो गिवन है 33/100 का लेते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में करना है, बार बार बोल रहा हूँ, शुड बी लेस देन इक्वल टू FY कर लो, 0 से 0 तुम्हारा कट जाएगा, तो 100 में से तुम क्या करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया 3.3 इंटू 6 कर लो, तो ये मेरे ख्याल से 19.8 हो गया क्या, ये कम कर लो। ठीक है, 19.8 तुम कम कर लो 100 में से, तो लगभग ये 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 80 के नजदीकी आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बस ऑप्शन सी विल बी द आंसर। मतलब जो तुम्हारा FY होना चाहिए वो इससे बड़ा या इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, इसके बराबर है, इससे बड़ा। चलिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा जनरल कैटेगरी की क्या रहेगा, बने रहो। ठीक है, बने रहो इस वीडियो में। पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी मैं आपको बताऊंगा इस तरह से, जो ओवरऑल एग्जाम हुआ, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे इजी है, मॉडरेट है, या आपका टफ है। हाँ, क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए गए थे, यही तो होता है, यही तो होता है। अगर क्वेश्चंस अलग अलग देंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी बच्चों के साथ, ऐसा वो करेंगे नहीं ना, नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टील रॉड। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक स्टील रॉड गिवन है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ दिस वन, तो एक स्टील रॉड गिवन है। तो भैया मुझे तो एक चीज पता थी ना
क्या पता था कि डेल्टा एल इक्वल्स टू पीतम्बर लाल असिस्टेंट इंजीनियर, डेल्टा एल एक्सियल जो डिफॉर्मेशन होगा एक्सियल लोड के कारण, लेंथ एल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए यंग्स मॉडुलस ई, डेल्टा एल पीएल अपॉन एई पीतम्बर लाल असिस्टेंट इंजीनियर। तो एक्सियल पुल तो गिवन है 100, एक्सियल पुल तो गिवन है 100, गौर करना किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में रहने दो, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है, किलो न्यूटन। लेंथ कितना है, लेंथ ये पूछ रहा है ना, नहीं, इलोंगेशन ऑफ द बार, तो लेंथ गिवन है 3.14 मीटर, 3.14 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 3.14, ये मीटर में चला गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तुम चेक कर लो कितना है, तो यहाँ पे डायामीटर हमें गिवन है, इसका डायामीटर है 20 mm, तो 20 mm तुम्हारा क्या बन जाएगा, π/4 इंटू, ठीक है। अब तुम एक काम करना, इस mm को ना मीटर में लिख लो चाहे, या तुम एक काम करो, बिकॉज जो स्ट्रेस है वो भी mm में है, तो ये जो तुम्हारा मीटर वाला पार्ट है मैं इसको ही यहाँ पे सही कर देता हूँ, 3.14 मीटर, इसको mm में कर लो, 1000 से ही गुना करना है बेसिकली, तो कितना हो गया 3140 हो गया, क्या 3140 हो गया, सीधा सीधा है कि नहीं, mm में लिखोगे तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, अब ये तुम्हारा mm में रहेगा, इंटू तुम्हारा ई वैल्यू कितना 200 है क्या, अब गौर करना ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो कुछ भी नहीं करना, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगी तुम्हें mm में मिल जाएगी, डिफॉर्मेशन यू विल गेट इन mm। तो यहाँ पे तुम चेक कर लो चाहे, तो 100 इंटू 3140 हो गया, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर होगा, 20 इंटू 20 लिख लो, और यहाँ पे तुम्हारा 200 है, 4 तुम्हारा ऊपर चला गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बेसिकली 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, 1 जीरो से और कट गया, 2 2 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और कुछ कट रहा है क्या। अब देखो ये है 314, पाई की वैल्यू होती है 3.14, समझ पा रहे हो बात को, यह 314, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो तुम इसको जब डिवाइड करोगे बाद में जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भी भाग कर दो, बिकॉज नीचे यहाँ पे तुम्हें 2 भी मिल रहा है और साथ में तुम्हें 0 भी मिल रही है, डेसिमल भी तुम्हें लगाना है, तो मुझे फटाफट बता दो इसका आंसर तुम्हें कितना मिल रहा है, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो 1/2 लगभग तुम्हारा 0.5, मतलब तुम बोल सकते हो, यहाँ पे चेक कर लेना भाई, ये जो आंसर तुम्हें मिल रहा है ये 5 mm आ रहा है, ठीक है, 4.9, एंड आई सॉल्व दिस वन, आप ये चीज सॉल्व करके चेक कर लो, यही फॉर्मूला लगाओगे, जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इन द एग्जाम वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, और गए आपके 2.5 नंबर। अ ट्रस कंटेनिंग जे ज्वाइंट, एक ट्रस है जिसमें जे नंबर ऑफ ज्वाइंट है, m मेंबर है, तब कम किस केस में तुम उसे बोलोगे वो एक तुम्हारा सिंपल ट्रस है, वो एक सिंपल ट्रस है। तो सिंपल ट्रस का फॉर्मेशन हमें पता है, m + r = 2j, r होता था नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, तो कितना जनरली 3 लेके चलते थे एक डिटरमिनेंट ट्रस के लिए, एक पिन एक रोलर 3, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा कि m + 3 = 2j, और m तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर 2j - 3 हो गया, तो तुम्हारा ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, सिंपल, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम 20 सेंटीमीटर वाइड, एक रेक्टेंगुलर बीम है जो 20 सेंटीमीटर चौड़ी हमें गिवन है, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ दिस वन, मैक्सिमम शीयरिंग फोर्स, शियर फोर्स दिया है 10,000 किलोग्राम का, 10,000 किलोग्राम, 10 टन हो गया सीधा सीधा। द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना है आपको, नहीं ये भी गिवन है, द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज गिवन 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको डेप्थ ऑफ बीम बताना कितना है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया उसने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से अगर तुम ये क्वेश्चन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है। तो टाउ मैक्स क्या होता है, टाउ मैक्स होता है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर आपको ये मैक्सिमम तो दे के रखा है ना, कितना वैल्यू है 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं, 3/2 एवरेज रहने दो, और एवरेज तुम कैसे लिखते थे, ये तुम्हारा एवरेज शियर स्ट्रेस होता था, जो शियर फोर्स अपॉन एरिया होता था, ये तो ऐसे तो लिखते थे तुम शियर स्ट्रेस, है कि नहीं। तो शियर फोर्स कितना है 10,000, शियर फोर्स है 10,000, और ये केजी में ऊपर लिख देता हूं। एरिया कितना है, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर बीम जिसका विड्थ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी रेक्टेंगुलर है, उसको तुम डेप्थ से ही मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू डी करोगे, तभी तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। मान ले डेप्थ यहाँ पे कैपिटल डी हो गया, तो 3 से तुम्हारा 3 कट गया, 0 से तुम्हारा 1 0 कट गया, 1 0 से तुम्हारा और 0 कट गया, और ये तुम्हारा 2 2 4 बन रहा है, तो 4 तुम्हारा इस तरफ चला गया, तो 4 डिवाइडेड बाय 100, अच्छा डी निकालना है ना, तो डी तुम्हारा इस तरफ आ गया, है कि नहीं। तो डी इक्वल टू 100/4, 100/4 कितना हो गया 25 हो गया, क्या 25 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन सी विल बी द आंसर,
ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा था मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी लॉन्ग कॉलम। तो अभी तक तो आरसीसी से जो क्वेश्चन आया ना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, जस्ट सी एंड टिक, देखा और टिक किया, वही तुम्हारा आंसर हो गया बेसिकली, गलती ना करना। फिर मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन लॉन्ग कॉलम, चाहे लॉन्ग कॉलम हो शॉर्ट कॉलम हो, कॉलम के अंदर तो एक चीज डिफाइन है ना, 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। सिंपली मैक्सिमम बोलता तो 6% होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ पर्लिन जिसका लेंथ गिवन है कैपिटल एल और उसको सब्जेक्ट किया गया है एक यूडीएल के लिए कैपिटल डब्ल्यू जिसका हमें यहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है तो मे बी टेकन है, सो WL/10, WL/10, ठीक है। जब हम स्टील स्ट्रक्चर के अंदर पर्लिन को स्टडी करते थे, मतलब पर्लिन मेरा एक तरह से फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, बेंडिंग मेंबर के रूप में डिजाइन किया जाता था, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना सब्जेक्ट करेगा WL/10, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द करेक्शन फॉर सैग, क्वेश्चन नंबर 31। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब हमारा जो चेन होता है, सैग करेक्शन बोलने का मतलब क्या है, जब आपने अपनी चेन को ग्राउंड से एक पार्टिकुलर हाइट पे उठा के रखा है, इस तरह से चेन मेरा लटका हुआ है बेसिकली, तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पॉइंट के बीच का, मान लो कि स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं ए और बी, डिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर चेन लटकी होगी सैग कर रही होगी, डिस्टेंस ज्यादा लिखा होगा, आपने ज्यादा लिखा है, सही वैल्यू करने के लिए कुछ घटाना पड़ेगा, इसलिए करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव। 35 का हो गया आपका ऑप्शन सी, 35 का हो गया ऑप्शन सी, 35 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज्ड कंटूर विद लोअर वैल्यू इनवर्ट, क्लोज कंटूर विद लोअर वैल्यू इनवर्ट। तो मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप की सिचुएशन है, ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट हायर पे होगा, 100 मान लेते हैं, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपका जो आरएल होगा कम होता जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे कंटूर्स ड्रॉ करते हो, प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, तो अंदर वाला जो तुम्हारा क्लोज लाइन होगा उसका सबसे कम तुम्हें आरएल मिलेगा। इन शॉर्ट 100, 90 और 80, अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हो तो आरएल की वैल्यू कम होगी। ये इसमें बोला क्लोज कंटूर विद लोअर वैल्यू इनवर्ट, अंदर की तरफ अगर कम वैल्यू होंगी तो उसका क्या मतलब है, डिप्रेशन हो गया, उसका क्या मतलब है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट द बीरिंग ऑफ द लाइंस, द बीरिंग ऑफ द लाइंस ए बी बी सी, ठीक है। अब ये इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है, तो ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछ लिया। सो लेट मी डू हियर वी हैव लिटिल मोर स्पेस, तो मैं यहां पे कर देता हूं। तो ये मान लो मेरा लाइन है ए टू बी, ध्यान देना। अब ये एंगल कितना गिवन है, ध्यान देना, ये एंगल कितना है, ये एंगल गिवन है 146 डिग्री 30 मिनट, 146 डिग्री 30 मिनट, ये नॉर्थ मान लेते हैं ना, नॉर्थ से हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, चाहे होल सर्कल बीरिंग है चाहे क्वाड्रेंटल बीरिंग है, बट क्वाड्रेंटल बीरिंग में साउथ से भी चल सकते थे, नॉर्थ से भी चल सकते थे, जिसके नियर में लाइन होती थी, ठीक है। तो ये ए हो गया, और मान लो यहाँ पे ये मेरा स्टेशन बी हो गया, और यहाँ पे जब हम सी को देख रहे हैं एंगल कितना गिवन है 68 डिग्री 30 मिनट, सो लाइक दिस वन, नॉर्थ से ये एंगल कितना गिवन है 68 डिग्री 30 मिनट। अब वो बात कर रहा है इंक्लूडेड एंगल की, तो यहाँ पे कहीं मान लो तुम्हारा सी हो गया पॉइंट ए बी सी, तो वो ये वाले एंगल की बात कर रहा है जो मैं ब्लू से बता रहा हूँ, ये वाला एंगल, ओके, यहाँ से ये रेडी शो किया, चलो ये वाला एंगल वो पूछ रहा है, फाइन। अब देखो क्या करोगे, तो ये ओवरऑल जो अगर मैं वैल्यू लिखूं ये बन जाता है 180, 180 बन जाएगा ना लीनियर पेयर, 180 में से तुम 146 डिग्री 30 मिनट कम कर लो, 180 में से तुम 146 डिग्री 30 मिनट कम कर लो, सो बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस वन, 180 माइनस 140, ये आ रहा है 33 डिग्री 30 मिनट, 33 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, 33 डिग्री 30 मिनट। अब हमें पता है कि अगर हम कोई मान लो इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन के बीच में जो ये एंगल होगा उतना ही एंगल है, सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला ब्लैक वाला, ये कितना हो गया तुम्हारा 33 डिग्री 30 मिनट हो गया, और ये तो तुम्हें गिवन है 68 डिग्री 30 मिनट, इसमें तुम क्या करोगे 68 डिग्री 30 मिनट के अंदर तुम ये 33 डिग्री 30 मिनट जोड़ दो, तो यहाँ पे 60 मिनट हो गया, 8 3 11, 6 3 9 और 1 10 हो गया बेसिकली, ठीक है। तो 60 मिनट क्या होता है, 1 डिग्री में तो 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 102 डिग्री बन गया सीधा सीधा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर डायरेक्ट, 102, यस जसप्रीत जी सही आंसर है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, बिल्डिंग बाय लॉ से क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, आंसर फैक्चुअल डाटा है। जो मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन है बाय वेट, परसेंटेज में आपको वाली बतानी है, फॉर कॉमन
बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स क्लास अप टू 12.5, मतलब जो यहाँ पे कंप्रेसिव एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ईंट है वो है 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन कितना कर सकता है वो पर्टिकुलर ब्रिक। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कोड रहता है ना वो होता है IS 10, चेक कर लेना चाहिए, IS 1077। तो ये कोड बोलता है कि हमारा जो मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन जो हम लेके चलते हैं 24 घंटे के लिए ईंट को ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन चेक किया जाता है, तो ये आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी मोर देन 20%, दिस शुड नॉट बी मोर देन 20%। ठीक है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 20%। क्वेश्चन ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 रह गया, चलो देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट्स द बेस्ट एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री। इरेगुलर और कर्व बाउंड्री है तो अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे जब हम सर्वेइंग की बात करते थे तो ये अगर मेरा कोई एरिया था तो इस एरिया को मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेता था। बड़े एरिया को तोड़ के छोटा एरिया बनाना, यही तो प्रिंसिपल था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब हुआ क्या, ट्राइंगल तो बन के, मान लो ये हमारे मेन स्टेशन पॉइंट्स आगे से एन एग्जांपल। व्हाट अबाउट दिस एरिया, तो ये जो मेरी कर्व्ड बाउंड्रीज है और इरेगुलर जो बाउंड्री है, ये वाला एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजॉइडल मेथड है, सिम्पसन 1/3 रूल है जनरली। तो होता क्या है, सिम्पसन रूल के अंदर ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको पैराबोला मान लिया जाता था, अप्रोक्सीमेट पैराबोलिक बाउंड्री। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सिम्पसन 1/3 रूल से आपको एरिया मिलता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल। डेफिनेटली आप आंसर चलोगे सिम्पसन के साथ, सिम्पसन मेथड। ठीक है, सिम्पसन मेथड। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पोजोलानिक प्रॉपर्टी, इसमें से किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन, किसके पास नहीं है पोजोलानिक प्रॉपर्टी। जल्दी से पढ़िए, आंसर रिपोर्ट कीजिए। पोजोलानिक प्रॉपर्टी किसके पास नहीं है, हाँ जी, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। पोजोलानिक प्रॉपर्टी किसके पास नहीं है, फ्लाई ऐश नहीं, फ्लाई ऐश तो ऑफर करता है ना, फ्लाई ऐश तो पर्पस यही है, वोल्केनिक ऐश बेसिकली। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्टैंडर्ड सैंड, सिलिका फ्यूम, तो ये जो ए बी डी है ये सारे के सारे पोजोलानिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते, मतलब प्रोवाइड करते हैं। और खाली बच रहा है तुम्हारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, ये पोजोलानिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, इसके पास नहीं होगी पोजोलानिक प्रॉपर्टी। क्लियर, स्टैंडर्ड सैंड नहीं होगा भाई, चेक कर लेना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगा आपको। डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट, हाँ जी, अंदर वाली वॉल का जो सरफेस होता है, बाहर वाला नहीं, जो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होगा वो वाला नहीं, अंदर वाला जो सरफेस होगा उसको बचाने के लिए उसके ऊपर हम डिस्टेम्परिंग करते हैं। डिस्टेम्परिंग इज कोट यूज कहां पे, इंटीरियर सरफेस विच इज नॉट एक्सपोज टू द वेदर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन, अगर हम एक बहुत ही अच्छा बिल्डिंग स्टोन की बात करें, गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ध्यान से यहाँ पे तुम सुनना, गुड बिल्डिंग स्टोन जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है इट शुड बी मोर देन, एटलीस्ट ये तुम्हें 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो मिलना चाहिए, या तुम बोल सकते हो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर हम क्या करते हैं पोजोलाना ऐड कर देते हैं OPC सीमेंट के अंदर तो क्या होता है, अगर हम पोजोलाना ऐड कर दें, फ्लाई ऐश डाल देते हैं अपने OPC सीमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली वो सैंड की क्वांटिटी को भी कम कर देता है कुछ हद तक, और सीमेंट को तो कम करता ही करता है, सिंपल सी बात है, लेकिन श्रिंकेज बढ़ जाती है, श्रिंकेज बढ़ जाती है, तो इट इंक्रीजेस द श्रिंकेज। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, addition of pozzolana to the OPC, what is happening there, it increases the shrinkage, it increases the shrinkage। next question 44, for the manufacture of the OPC, ठीक है, हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर बनाना है तो टिपिकल जो प्रोपोर्शन होता है रॉ मटेरियल का, मैंने आपको बताया था, सलीम हमारा दोस्त है, ठीक है, सिलिका होगा, लाइम होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है, और मैग्नीशिया होता है। तो जनरली लाइम होता है 63%, सिलिका होता है 22% और अदर इंग्रेडिएंट्स हो गया आपका 15%। यही एक जस्टिफाइएबल तुम्हें आंसर मिल रहा है, बिकॉज लाइम इसी केस में तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइम कम है और यहाँ पे तो लाइम दोनों बराबर है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सिलिका ज्यादा लाइम कम है। ओनली ऑप्शन ए विल बी योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द आंसर।
क्लियर। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। क्यों किया जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर? जो भी एक्सेस मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, हम ऐसा कभी भी टिम्बर यूज नहीं करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर भारी होगा, जिसमें वॉल्यूम चेंजेस काफी ज्यादा मिलेंगे। जैसे वो मॉइस्चर वहां से उड़ेगा, इवेपोरेट होगा विद पैसेज ऑफ टाइम। तो सीजनिंग किया जाता है बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सैप। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक। तो स्टैंडर्ड साइज जो मेसनरी ब्रिक का होता है वो 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा अगर वो मान लो मॉड्यूलर ब्रिक के साइज की बात करता है तो जैसे ही मॉड्यूलर वर्ड आता है, मॉड्यूलर, एम फॉर मॉड्यूलर, एम फॉर मोटर। मोटर बोले मतलब सीमेंट सैंड का पेस्ट हो गया, स्लरी हो गया, तो उसके साथ 20 इंटू 10 इंटू 10 बन जाता है। ठीक है, 20 इंटू 10 इंटू 10 बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, a silt control device consisting of a number of rectangular and terminating near the under sluices। एक सिल्ट कंट्रोल, सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस लगा है। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया, इसकी फॉर्मेशन की बात बता रहा है, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड टर्मिनेटिंग नियर द अंडर स्लूसेस, जहां पे अंडर स्लूसेस का पोर्शन होगा वहां पे बहुत सारे वेफल बने हुए हैं बेसिकली। ठीक है, टू अलाउ द क्लियर वाटर फ्लो थ्रू द हेड रेगुलेटर। अब ये क्या कर रहा है अरेंजमेंट, जो सिल्ट डिवाइस है, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस, ये हेड रेगुलेटर में सिल्ट फ्री पानी भेज रहा है। हेड रेगुलेटर में मतलब ऑलरेडी एंटर्ड सिल्टेड वाटर में से सिल्ट निकालने वाला ये डिवाइस नहीं है, वो तो सिल्ट इजेक्टर हो गया। तो ये बन रहा है सिल्ट एक्सक्लूडर, ये बन रहा है सिल्ट एक्सक्लूडर, ये बन रहा है सिल्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, ये बन रहा है सिल्ट एक्सक्लूडर, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है इज द मोस्ट इफेक्टिव? Which one of the following is the most effective pollution control device? इसमें से कौन सा है most effective? Which one of the following is the most effective device? चलिए बताइए। So I just want to know what should be the answer of the question number 48. Question number 48. 48 तो आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मोस्ट इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं सभी की जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल नॉइस लेवल, तो मैक्सिमम कितना आप यहाँ पे नॉइस लेवल को अलाउ कर सकते हो? किसके लिए? एक बंदा है जो एक केमिकल प्लांट के अंदर काम कर रहा है और 8 घंटे पर डे, ड्यूटी जो है वो 8 घंटे है। ठीक है, ड्यूटी जो है 8 घंटे है, तो डेफिनेटली जो इसका नॉइस लेवल होगा, जो परमिसिबल नॉइस लेवल होगा वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे ड्यूटी आर बढ़ेंगे नॉइस लेवल वहां पे कम होता है। जैसे ड्यूटी आर कम होंगे तो जिसका भी सबसे कम ड्यूटी आर होगा वो डेफिनेटली उसके लिए नॉइस लेवल का वैल्यू हाई रहता है ना। तो ऑप्शंस 60, 90। ठीक है, तो हियर्स द टेबल बेसिकली लिमिट्स फॉर परमिसिबल नॉइस एक्सपोजर एज पर द OSHA। तो अगर 8 आवर्स का ड्यूटी पीरियड है, 8 घंटे का ड्यूटी पीरियड है, तो यहाँ पे जो नॉइस लेवल है 90 डेसिबल dB। आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। तुम देख पा रहे हो अगर टेबल के अंदर जो सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करेगा उसके लिए कितना है 115, उसके लिए कितना है 115। जैसे जैसे टाइम पीरियड कम हो रहा है तो ये जो तुम्हारा लेवल है, ठीक है, परमिसिबल नॉइस एक्सपोजर लेवल, ये बढ़ रहा है। फाइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि बायोडीजल इज द बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑयल्स और फैट्स यूजिंग। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे बायोडीजल है, जो ऑयल है बेसिकली, ठीक है, ये तुम्हें जो मिलता है किससे मिलेगा? फर्मेंटेशन से मिलेगा, ट्रांसस्टरिफिकेशन से मिलेगा, डिस्टिलेशन से मिलेगा, या पॉस्चराइजेशन से मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैं फ्लो डायग्राम लेके आया, तुम देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास एक ऑयल है, ठीक है, फैट ऑयल तुम कंसीडर कर लो। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, जो एक कैटलिस्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे ट्रांसफिकेशन हो रहा है बेसिकली। ट्रांसफिकेशन होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? क्रूड बायोडीजल सेपरेशन, इसका अलग अलग किया जा रहा है फर्दर इसको। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। फाइन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप आल्सो। ठीक है, घबराइए नहीं, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में।
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर प्लास्टरिंग वर्क। जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, जो प्लास्टरिंग कर रहा होता है उसको जो पेमेंट करते हैं तो रिडक्शन किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा प्लास्टरिंग वर्क में कि नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करता है एरिया, ओपनिंग एरिया कितना है। ओपनिंग एरिया छोटा होगा डिडक्शन नहीं करेंगे, ओपनिंग एरिया ज्यादा होगा डिडक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर ओपनिंग हैविंग साइज अप टू, तो ये बोल रहा है नो डिडक्शन इज मेड इन द क्वांटिटी एस्टिमेशन। जब आप प्लास्टरिंग का क्वांटिटी एस्टिमेशन करोगे तो आप सीमेंट मोटर में कोई आप डिडक्शन नहीं करोगे, उस प्लास्टरिंग में आप कोई डिडक्शन नहीं करोगे। जब आपका जो साइज होगा कितने से कितने तक, जो साइज होगा वो कितने से कितने तक रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। अगर स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल एरिया अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, स्मॉल एरिया अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, देन नो डिडक्शन इज बीइंग डन। कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे एरिया के अंदर, वो प्लास्टरिंग क्वांटिटी निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे साइज जो होगा, ओपनिंग जो एरिया होगा वो 0.5 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक होगा, तो एक दीवार पे, ओनली एक दीवार पे जो ओपनिंग होगी उसका एरिया कम कर लोगे। एक दीवार पे मान लो विंडो लगी है, डोर लगा, जो भी लगा है, तो वो तुम एरिया कम कर लोगे। बेसिकली विंडो का साइज गिवन होगा, बेसिकली डोर का भी साइज गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये एरिया तुम्हारा ओपनिंग जो एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा, दोनों वॉल्स के ऊपर जो भी ओपनिंग होता है वो एरिया तुम डिडक्ट करते हो। अभी के लिए इसने बोला नो डिडक्शन, देन आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन एन अर्थवर्क कंस्ट्रक्शन मास हॉल डायग्राम इज अ डायग्राम शोइंग द, बेसिकली जो मास हॉल डायग्राम होता है, ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो अर्थवर्क होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग बैलेंस होना चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा कितना लीड है, कितना डिस्टेंस, कितना दूरी से हमारे पास ये मिट्टी आ रहा है बोर एरिया से, या हम जो सॉइल को कट कर रहे हैं उसको कितना दूर जाके डंप करना है, ऑल द थिंग्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन के साथ चलता हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द साइड बताएगा ये नहीं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द साइड बताएगा नो। तो ये जो तुम्हारे दो ऑप्शन है ऊपर वाले, ये तो रेस से बाहर हो गए, बिग नो। बच रहा है सी, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एंड हॉलेज, मतलब हॉलेज होता है खींचना, ठीक है, या अमाउंट ऑफ कटिंग एंड फिलिंग अलोंग द लेंथ, अमाउंट ऑफ कटिंग एंड फिलिंग, कितना कटिंग होगा कितना फिलिंग होगा। डेफिनेटली एक रोड या रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर हम चाहते हैं कि बैलेंस वे से हम काम करें, कटिंग एंड फिलिंग विल बी इन्वॉल्व इन अ रोड और रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जनरली ये क्या देते हैं, हमें क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क देगा, ठीक है, हमें कितना टोटल यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है, क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी होता है, और हमें लीड कितना चाहिए होगा, लीड या लिफ्ट बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड का उसने स्पेसिफिकेशन दे दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वेयर सीआई की बात कर रहे हैं, व्हाट इज सीआई, सीआई इज द ओरिजिनल वैल्यू, सीएस इज द स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, कैपिटल एन इज द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इन ईयर्स, ठीक है। तो हियर इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, बेसिकली जो भी आपका कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगा सी आई, उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू कम कर दो, डिवाइड कर दो यूजफुल लाइफ क्या है, नंबर ऑफ ईयर, तो सी आई माइनस सी एस बाई एन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, सी आई माइनस सी एस बाई एन, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का 64 क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज अराइव्ड एट थ्रू, जो मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट मिलता है एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो मेथड लिखे हैं टिपिकल बे मेथड है, क्यूबिकल रेट मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड है, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, और इन तीन मेथड में ये तीनों अप्रोक्सीमेट है। यूनिट रेट मेथड इज आल्सो एन अप्रोक्सीमेट मेथड। तो ये जो चार अप्रोक्सीमेट मेथड है एस्टिमेट के, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका यूनिट रेट मेथड ही होता है, यूनिट रेट। तो यहाँ पे तुम किसके साथ चलोगे, ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम हो गया, पहले हम एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, एग्जाम में चीटिंग हुआ, क्या हुआ, पेपर सील नहीं था, ये था वो था, उसके लिए अलग से हम एक सेशन रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं, और आप अपने आप चेक कर लो आप कितना मार्क्स स्कोर किए हो, एंड आई विल टेल यू द कट ऑफ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्जाम का, इस पेपर का जो एक
वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट थी, ठीक है, बहुत सारा नंबर पोस्ट में 1100 प्लस पोस्ट था, आप क्या कट ऑफ जाने वाला है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कितना कट ऑफ जा सकता है, उससे कोई दूसरे कैटेगरी के होंगे तो आप रेस में हो कि नहीं हो आप अपने आप पता कर सकते हो फिर, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया दूंगा, इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बैक फिलिंग इन कंस्ट्रक्शन, हाँ जी बैक फिलिंग करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा बैक फिलिंग का? बैक फिलिंग अर्थवर्क या कंक्रीट का जो भी यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर में ही रहता है, क्यूबिक मीटर विल बी द आंसर बैक फिलिंग का, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। बैक फिलिंग का क्यूबिक मीटर में कितना डेप्थ आपने यहाँ पे फिल्टर मीडिया डाला है, वो कितना विड्थ में फिल्टर मीडिया कितनी लेंथ में डाला है, एल बी इंटू एच कर लो, तुम्हें यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है बैक फिलिंग मटेरियल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इन द सेंटर लाइन मेथड एस्टिमेशन फॉर द टी जंक्शन, estimation for the T junction, how much the length has to be deducted from the total center line of a particular item। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एन एग्जांपल इस तरह से एक प्लान है, ठीक है, और ये वॉल जा रही है, इस तरह से वॉल है, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी मान लो एक वॉल और है, ये भी वॉल है, ठीक है, हियर आल्सो वी हैव वॉल, तो ये बन रहा है आपका टी जंक्शन। तो इस केस में क्या होता है, जो भी वॉल का विड्थ होता है उसका हाफ तुम कम कर लेते हो, ठीक है, हाफ विड्थ तुम कम कर लेते हो, बेसिकली हाफ विड्थ विल बी डिडक्टेड। अगर ये एल जंक्शन होता तो आप कुछ भी डिडक्ट नहीं करते, ठीक है, अगर ये एल जंक्शन होता तो नथिंग विल बी डिडक्टेड, ओके। चलिए, सो लाइक दिस वन, दिस विल बी एल, तो कुछ भी यहां से हम डिडक्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वॉल which is provided to control the flow of water in the distribution system। जो हमारे पास पाइप सिस्टम होता है घरों तक जो हम पानी पहुंचा रहे हैं, पाइप नेटवर्क कंसीडर कर लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर तुम एक ऐसा वॉल्व दे रहे हो जो फ्लो को कंट्रोल करेगा, तो काइंड ऑफ गेट वॉल्व हो गया जिसे हम स्लुइस वॉल्व के नाम से जानते हो। एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड वेयर द पाइपलाइन इंटरसेक्ट, जहां पे पाइपलाइन इंटरसेक्ट करती है या कॉर्नर के ऊपर जो तुम वॉल्व देते हो उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर है यहाँ पे स्लुइस वॉल्व, आंसर है यहाँ पे स्लुइस वॉल्व, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो बच्चे कुछ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम इजीली उसका आंसर रिपोर्ट कर पाए होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अगर वॉल्व्स की बात करें तो जो रिलीज वॉल्व होता है, जैसे नाम ही बता रहे तो ये प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प करता है, रिलीज वॉल्व रिड्यूस द हाई इनलेट प्रेशर, ठीक है। और चेक वॉल्व क्या होता है, ये चेक करेगा बेसिकली तो लिमिट द फ्लो ऑफ वाटर टू अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो को भेजता है बेसिकली। नेक्स्ट, गेट वॉल्व क्या होता है? स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन, ठीक है, गेट वॉल्व बोलते हैं, स्लुइस वॉल्व बोलते हैं, बात एक है। पायलट वॉल्व क्या होता है? रिमूव एयर फ्रॉम द पाइपलाइन, ठीक है, रिमूव एयर फ्रॉम द पाइपलाइन, क्लियर। सो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अब ये बोल रहा है इसमें तुम्हें मैच करना है, मैच द कंटेंट इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, सही आंसर बताना है। तो जो ग्रिट चैम्बर होता है, ग्रिट चैम्बर किसके साथ डील करेगा? स्टोक्स लॉ के साथ, ग्रिट चैम्बर किसके साथ डील कर रहा है? स्टोक्स लॉ के साथ, ठीक है। और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस बेसिकली। ट्रिकलिंग फिल्टर आपका क्या होता है? कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन। तो P2 देख लेते हैं, P2 और R3S4, ठीक है, P2R3S4, ठीक है। तो Q बच रहा है, Q1 हो गया, फिर Q बच रहा है, Q1 हो गया। तो 2134 ये तो यहां पे नहीं होगा, 2134 आंसर है, 2134 ये देखो 2134 2134, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 2134 ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन ज्यादा इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार पहले हम सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, कौन सा परमानेंट हार्डनेस को यहाँ पे कॉज नहीं करता है? तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो टेम्परेरी हार्डनेस देते हैं, परमानेंट नहीं देते हैं, इसने बोला है परमानेंट। आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अभी बोल रहा है जो रेशियो है 5 डे बीओडी का, 5 दिन का जो बीओडी वैल्यू है टू द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू, 5 डे बीओडी वैल्यू टू द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू कितना होता है? आंसर होता है 2/3, आंसर होता है 2/3। चलिए सीधा सीधा आंसर 2/3। नेक्स्ट, द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, जो पैथोजेंस होते हैं इनको आप कैसे खत्म कर सकते हो? तो हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीन डालते हैं पानी के अंदर जिससे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है। आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्लोरीनेशन, आंसर बी।
ठीक है, क्लोरीनेशन, सी किसका आंसर बोल रहे हो? ठीक है, क्लोरीनेशन, पैथोजन कैन बी किल्ड बाय क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो केमिकल कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म्ड व्हेन एलम इज एडेड टू द वाटर इज, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली AlOH3, AlOH3, AlOH3 2/3, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हो रहा है एज पर IS 1498, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का ये कोड होता है IS 1498, ये हमारे पास सॉइल क्लासिफिकेशन का कोड है। अभी बोल रहा है व्हाट इज द बेसिस और सब क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, मतलब जो क्लासिफिकेशन दिया गया था फाइन ग्रेन इन ऑर्गेनिक फाइन ग्रेन सॉइल को ऑर्गेनिक फाइन ग्रेन सॉइल से डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमारे पास एक कैसेग्रेंडे साहब ने प्लासिटी चार्ट दिया था जिसमें A लाइन का इक्वेशन भी था और U लाइन का इक्वेशन भी था, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे आंसर होगा आपका प्लासिटी चार्ट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन, तो हमें पता है कि हमें क्या पता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में वाटर एक प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर को बोला गया था सीपेज प्रेशर। अगर हमारा जो फ्लो होगा वो डाउनवर्ड से अपवर्ड होगा तो सीपेज प्रेशर तुम्हारा अपवर्ड हो गया, अगर फ्लो तुम्हारा ऊपर से नीचे की तरफ होगा सीपेज प्रेशर डाउनवर्ड हो गया। इन शॉर्ट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो तुम्हारा पार्टिसिपेट करेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा सीपेज प्रेशर लगता है, तो क्या हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ सीपेज फ्लो, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट का नंबर बताओ, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक मटेरियल की, तो हमारे पास दो ही होते हैं E एंड म्यू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइसन रेशियो, आंसर इज 2, आंसर इज 2, ये दो वैल्यू पता है तो बाकी आप निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो एंगल होता है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ऐसा प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होगा, एंड प्रिंसिपल प्लेन ऐसा प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस आपका 0 होता है बट नॉर्मल स्ट्रेसेस आपके मैक्सिमम होते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, हो भी सकती है, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस ऑलवेज जीरो, बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये नॉन जीरो रहेगा। तो जनरली कितना होगा वैल्यू, तो हमें पता है कि अगर मान लो ये मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो गया एक्स वाला, वाई वाला माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, तो ठीक इसके 45 डिग्री पे जो मुझे प्लेन मिल रहा था वो होता था यहाँ पे मैक्सिमम शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन, और हर 45 डिग्री के बाद आपको दूसरा शियर प्लेन मिलने वाला, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री पे होगा ना तो ये एक प्लेन मिल गया, ये आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, इससे 45 डिग्री पे जाओगे अगला आपको शियर प्लेन मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट एक प्रिंसिपल प्लेन से दूसरे प्रिंसिपल प्लेन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, एक शियर प्लेन से दूसरे शियर प्लेन के बीच में आगे 90 डिग्री का एंगल हो गया, या एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाएंगे तो वहां पे 45 डिग्री का एंगल रहेगा। चलिए अभी कट ऑफ भी देखेंगे, कट ऑफ के ऊपर भी आऊंगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। फाइन, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन इस क्वेश्चन में भी मैं ये चीज बोलता हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं कि यहां पे बच्चे गलती करके आए होंगे, डेफिनेटली करके आए हैं, ठीक है। अब कैसे करके आए वो देखो, क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो जैसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आ रहा है, चलिए ये तो आपने सही करा होगा 0.7 रूट एफ सी के, है कि नहीं, तो 0.7 रूट एफ सी के 25 का रूट कितना हो गया 5 हो गया क्या, तो ये 3.5 न्यूटन पर एमएम मिल गया तुम्हें स्क्वायर के अंदर, ठीक है, 3.5 एमपीए मिल गया वैल्यू। अब उसने बोल दिया टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, गलती मत कर देना, अगर वो कुछ भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब क्या है, जैसे उसने ब्रैकेट में एफसीआर बोल दिया और यहाँ पे उसने एफसीके बोल दिया, अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको एफसीके लेके चला है। ऑल्दो जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है ये तो होता था ना 0.67 एफसीके, इतना होता था, एफसीके तो क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता था आफ्टर 28 डेज। अब तुम क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते हो एग्जामिनर के साथ, ये तो गलत डाल दिया आपने, उसने लिख के दिया यहाँ पे, तो सीधा सीधा तुम क्या करोगे, जब तुम एफसीआर अपॉन एफसीके करोगे ना, तो एफसीआर तुम्हारा कितना है 3.5 है, एफसीके कितना है तुम्हारा 25 है क्या,
तो 35 अपॉन 25 इंटू 10, 5 5 25, 5 7 35, तो ये बना तुम्हारे पास 5 और 1.4 बाई 10, तो 0.14 हो गया, 0.14। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ये रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो कॉलम स्प्लाइस होती हैं, जो स्प्लाइस प्लेट होती है, उनका क्या काम होता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे आरसीसी में हम लैपिंग करे थे स्टील की सरिये की बाइंडिंग वायर की हेल्प से, रिक्वायर्ड लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू अवेलेबल लेंथ, स्प्लाइसिंग और लैपिंग इज देयर सेम। अब जो मेरे पास यहाँ पे प्लेट अवेलेबल है, जो आई सेक्शन अवेलेबल है, मान लो कुछ इस तरह से, अब इसकी जो लेंथ होगी वो अवेलेबल है, ठीक है, लेंथ होगी जो अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, स्प्लाइसिंग किया है। तो स्प्लाइस प्लेट का जो पर्पस होता है वो लेंथ ऑफ कॉलम को बढ़ाना होता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम। स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम के साथ उसका कोई लिंक नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। ऑल्दो जहां पे हमारा ज्वाइंट होता है वहां पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में देखो चीजें उल्टी पूछ ली गई, ऑल्दो अभी तक उसने जो क्वेश्चन पूछे थे, अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर में गिवन होता था, आंसर क्वेश्चन में गिवन है। इस केस में क्या बोल रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट लोड दिया हुआ है, मान लीजिए W, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बिकम 8 टाइम्स, जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर, तो जो डेल्टा मैक्स होता था, आंसर है WL³ अपॉन 48 EI, यही होता है क्या, WL³ अपॉन 48 EI, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि डिफ्लेक्शन 8 गुना हो जाए, बताओ लेंथ कितना रहेगा, ठीक है। तुम एक काम कर लेना, जब तुम लेंथ को ट्वाइस पुट कर दो, 2L लिख लो यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो W इंटू जब तुम L के प्लेस पे 2L लिखोगे, इसका क्यूब कर दोगे अपन 48 EI, कुछ भी कट नहीं करना है, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया क्या, तो 8WL³ अपॉन 48 EI, तो 48 EI और ऊपर WL³ ये तो तुम्हारा डेल्टा मैक्स हो गया। तो 8 गुना डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, जब तुम्हारा लेंथ ट्वाइस हो जाए, जब तुम्हारा लेंथ ट्वाइस हो जाए। अर्लियर जो क्वेश्चन आया था जिसमें लेंथ को डबल किया गया था, ये पूछा गया था डिफ्लेक्शन कितना गुना बढ़ेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, 6 गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ विड्थ स्मॉल बी, एक रेक्टेंगुलर बार गिवन है जिसका विड्थ स्मॉल बी है और हाइट है इसका स्मॉल h। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कोई रेक्टेंगुलर बार हमें गिवन है, इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बार गिवन है, इसका विड्थ है स्मॉल बी और हाइट है स्मॉल h, ठीक है। यूज एज अ कैंटिलीवर, मान लो ये एंड को तुम फिक्स कर लो, चलो ये एंड को फिक्स कर लिया, तो लोडिंग इज इन अ प्लेन पैरेलल टू द साइड बी, जो लोडिंग लग रही है वो पैरेलल टू द साइड बी। अब साइड बी ये है तो लोडिंग कुछ ऐसा लग रहा है, अंडरस्टैंड करना, ये है लोडिंग, लोडिंग कुछ ऐसे लग रही है, लोडिंग इज पैरेलल टू द साइड बी। आगे बोल रहा था सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, तो गौर करना, जब मान लो मेरा ये बीम कुछ ऐसे था और जब यहाँ पे लोडिंग लग रही थी, अंडरस्टैंड करना, तो अगर हम इसका जेड लिख रहे थे तो ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस होती थी, ठीक है, ये बी हो गया, ये डी हो गया, तो जेड क्या होता था, BD²/6 हो गया रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो इसके तुम ध्यान देना, जिस एक्सिस के अलोंग, जिस प्लेन में तुम्हारा लोड है ना, अभी क्या है तुम्हारा, ये वर्टिकल प्लेन में लोड है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो न्यूट्रल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। अभी जो तुम्हारा लोड है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस में है, तो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस कैसे बनने वाला है, ध्यान देना, ये तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, इसके पैरेलल तुम्हारा ये बी हो गया और इसके परपेंडिकुलर तुम्हारा ये डी बन जाएगा, तो BD²/6, BD²/6, HB²/6, ये B²H/6 will be your answer, B²H/6 या HB²/6 will be your answer। क्वेश्चन नंबर 80C, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा था मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट, मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट अ शाफ्ट कैन रेजिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, तो ये तो सभी ने किया होगा और सभी के आंसर भी सही होने चाहिए। तो टाउ अपॉन R इक्वल टू T/J इक्वल टू G∅L, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे एक टॉर्शन इक्वेशन होता है टॉर्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाउ इक्वल टू व्हाट,
T/J इंटू आर यहाँ पे है, तो मैं अगर आर को जे के डिनोमिनेटर में लिख लूं, बात एक ही है, तो ये बन जाता था हमारा ZP पोलर सेक्शन मॉडुलस। ZP वाज द पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब ये बात कर रहे हैं मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ये मैक्सिमम का होगा अंडरस्टैंड करना। तो जब तुम यहाँ पे टी मैक्स की बात करोगे, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, इसको तुम पोलर मॉडुलस से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट हियर मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट। तो तुम क्या करोगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को पोलर मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस किसके साथ, पोलर मॉडुलस के साथ, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग इज नॉट डिजायरेबल इन द अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन। इसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो डिजायरेबल नहीं होती है जब हम डिजाइन करेंगे अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग का। तो प्रॉपर्टी देखो, स्ट्रेंथ तो भाई स्ट्रेंथ के साथ तो हमारा लिंक होता है, ठीक है, स्टिफनेस के साथ भी होगा और डक्टिलिटी के साथ भी होगा, तीनों चीजों के साथ रहेगा। इरेगुलरिटी, ऑल्दो कोड बोलता है IS 1893 कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लान के अंदर वो रेगुलर होना चाहिए। अगर रेगुलर होगा तो डेफिनेटली उस स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर इरेगुलर होगा तो फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द डिटेलिंग पार्ट, ठीक है। तो इरेगुलरिटी विल बी द आंसर, इरेगुलरिटी विल बी द आंसर, ठीक है। जैसे मान लो ना ये प्लान है, इस तरह से ये मान लो बिल्डिंग 7, इसके अंदर ये मान लो रूम बने हुए इस तरह से, तो ये एक रेगुलर फिगर हो गया। लेकिन कोई बिल्डिंग है वो कुछ ऐसे एल शेप में बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक इरेगुलर फिगर हो गया, ये इरेगुलर है, ठीक है। तो वो तो कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जनरली ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 82 का सी। फाइन। नेक्स्ट ये बोल रहा था डैम्पिंग वैल्यू टू बी टेकन इनटू अकाउंट for the seismic analysis of the reinforced concrete buildings according to the IS 1893 2016 is। हाँ जी, कितना होगा, फटाफट आंसर रिपोर्ट करो मुझे क्वेश्चन नंबर 83 का। 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा, 7% होगा क्रिटिकल डैम्पिंग का। स्टिफनेस इज आल्सो क्रिटिकल फॉर मेसनरी बिल्डिंग। नहीं, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, IS 1893 के अंदर ज्यादा आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द स्ट्रक्चर्स इरेगुलरिटीज या रेगुलरिटीज, ठीक है। जनरली हम रेगुलर फिगर तो चाहते ही हैं, लेकिन IS 1893 ने बोला कि जब भी आप डिजाइनिंग करोगे ना तो स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और स्टिफनेस के साथ तो आपका कंसर्न रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो आपका होता है वो इरेगुलर भी बनता है और रेगुलर भी बनते हैं, बेसिकली फाइन, दोनों तरह के बनते हैं, ठीक है। तो डैम्पिंग वैल्यू टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द सिस्मिक एनालिसिस ऑफ द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस कोड 5% लेके चलते हैं, 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग, 5% इज द क्रिटिकल डैम्पिंग। चलिए नेक्स्ट, अब एक चीज मैं तो आपको और बता देता हूं, जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग का डिजाइन करते हो IS 456 इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। IS 456 नॉर्मल स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के लिए सही है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 के अंदर आपको IS 1893 का डिटेलिंग पार्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, शियर क्रैक बिटवीन द मेन वॉल एंड क्रॉस वॉल कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तुमने देखा होगा जब भी कोई दीवार बन रही होती है, ठीक है, मान लो एक वॉल है इस तरफ, डेफिनेटली यहाँ पे एक वॉल बनेगी, तो यहाँ से कुछ दीवार, कुछ ईंटें यहाँ पे प्रोजेक्टेड होती हैं, बाहर की तरफ निकली होती हैं बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज काइंड ऑफ टूथिंग। अगर वो बॉन्ड नहीं होगा तो क्रैक मिलेगा, वो बॉन्ड नहीं होगा तो क्रैक मिलेगा, उसको बोला जाता है टूथिंग। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। हाँ, IS 1392 डक्टाइल डिटेलिंग के लिए करेंगे, लेकिन जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा आप IS 1893 यही जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हो बच्चे, जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए आप यही यूज करोगे, इसी के क्लॉजेस आप फॉलो करोगे। डिटेलिंग पार्ट के लिए डेफिनेटली यू विल रेफर द अनदर कोड, राइट। तो इफ द सॉइल इज ड्राई, अगर हमारी जो मिट्टी है वो सूखी है, और DPC डैम प्रूफ जो कोर्स होता है, ठीक है, और वो ग्राउंड फ्लोर के केस में बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए हमारा जो DPC होगा वो कितना रहेगा, ठीक है। जनरली हमारे पास DPC की जो वैल्यू होती है वो 75 mm, 75 से 150 mm हम लेके चलते हैं सैंड के केस में। तो ग्राउंड फ्लोर के केस में आप मेटल यूज करोगे, फाइन सैंड यूज करोगे, कंक्रीट यूज करोगे, आंसर है कोर्स सैंड, इससे काम चला लेंगे भाई, इससे काम चला लेंगे कोर्स सैंड के साथ, ठीक है। 75 से 150 mm का थिकनेस जनरली।
द मेन एम ऑफ मेंटेनिंग एनी स्ट्रक्चर इज टू, मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का। तो भाई हम चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है थ्रू आउट इट्स लाइफ वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे, थ्रू आउट इट्स लाइफ वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे। इसका मतलब क्या है, जिस भी लोड के लिए उसको डिजाइन किया है अच्छे से वो बियर करे, अच्छे से वो बियर करे। हमारे पास पीरियोडिक मेंटेनेंस है, हमारे पास यहाँ पे रेगुलर चेक है, ठीक है। तो स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर टू इनेबल इट टू कैरी द फंक्शन फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। चलिए अभी कट ऑफ के ऊपर चलेंगे, थोड़ा रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इफ टी नॉट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीपी इज द पेसिमिस्टिक टाइम, टीएम इज द मोस्ट लाइकली टाइम, देन द एक्सपेक्टेड टाइम इज कैलकुलेटेड। Expected time is calculating. So for the calculation of the expected time for the bar chart, so you can just follow this one. So expected time TE equal to, ये तुम्हारा हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम तुम्हारा क्या होगा, टी नॉट प्लस 4 टाइम ऑफ द मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली मतलब 4 टाइम्स ऑफ टी एम, टी नॉट प्लस 4 टाइम टी एम प्लस यहाँ पे बनेगा टीपी, ठीक है। This will be your the pessimistic time divided by 6, this will be your answer। मेरे ख्याल से ये तो आपने सीधा सीधा आंसर ही रिपोर्ट करना था ऑप्शन के अंदर। क्लियर, आइडिया बताएंगे, अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस तो रखो, सब्र रखा करो, ठीक है। पहले मैंने जैसे आप लोगों से कमिटमेंट किया, एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 104 105 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम कट ऑफ की ही बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है, और अगर आपके इतने मार्क्स बने तो आप वाकई में रेस में हो कि नहीं हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन द सीपीएम द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, सीपीएम के अंदर जो कॉस्ट स्लोप होता है उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो अगेन लेट इट बी अंडरस्टूड बाय दिस फिगर। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट स्लोप की बात करें तो एक्टिविटी कॉस्ट और एक्टिविटी टाइम के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो जनरली मुझे चाहिए इस कॉस्ट स्लोप की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम। तो दिस नॉर्मल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग दिस विल बी योर नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम के कोरस्पॉन्डिंग दिस विल बी योर क्रैश कॉस्ट। तो यहाँ पे ये मुझे लाइन मिला, इसका मैं स्लोप बात करूंगा तो क्या होगा, दिस, ये तुम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट हो गया क्या, और ये तुम कैसे लिखोगे, दिस विल बी योर, हाँ जी, नॉर्मल टाइम माइनस योर क्रैश टाइम। मेरे ख्याल से तुम आंसर अब रिपोर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट होना चाहिए, तो किसमें भी नहीं है, फिर तुम किसके साथ चल रहे हो यहाँ पे, नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट, चलो ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, यस दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। यही एक एप्रोप्रिएट आंसर मिल रहा है, तो हम इसी के साथ मूव कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट आंसर यही मिल रहा है, हम इसी के साथ मूव कर रहे हैं, बी के साथ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, the time by which an activity completion time can be delayed, time by which an activity completion time can be delayed without affecting the early start of the succeeding activity is known as, क्या बोलते हैं उसे, उसको बोला जाता है फ्री फ्लोट, that is said to be free float। सीधा सीधा आंसर, that is said to be free float, क्या बोला उसे, फ्री फ्लोट, ठीक है। मिलाते रहना भाई, जो आप एग्जाम में आंसर रिपोर्ट किए और यहाँ पे जो आंसर हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना मार्क्स भी देख लेना, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल टेल यू कि क्या कट ऑफ जा सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए, आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, मान लो ओबीसी एससी एसटी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर मेरा इतना नंबर है तो मैं रेस में हूं कि नहीं हूं, ये पता लग जाएगा, ठीक है। आइडिया आपको मैं दे दूंगा बेसिकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर नेटवर्क क्रिटिकल पाथ, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहली 3 स्टेटमेंट ओके, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर ओके, ये तीनों सही है, बचा चौथे वाला, इट इज द पाथ ऑफ इवेंट हैविंग नॉन जीरो स्लैग, जबकि इसके पास होता है जीरो स्लैग, ठीक है, होता है जीरो स्लैग, राइट। 90 आंसर डी, 90 आंसर डी सही है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला जाता है किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर, तो कितने दिनों के अंदर उसको उसका वेज मिलना चाहिए, उसको उसकी दैनिक भत्ता मिलना चाहिए, दिहाड़ी मिलना चाहिए। हाँ जी, आंसर है जैसे वो रिजाइन करेगा 2 दिन के भीतर उसका सारा काम होना चाहिए, मतलब जितना उसका फंड होगा ना उसको मिलना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द वेज गिवन अंडर द पेमेंट वेज एक्ट 1936। तो ग्रेचुइटी इसमें एक्ट नहीं किया गया है, ग्रेचुइटी जो है जो उसमें ऐड नहीं किया गया है, जो पेमेंट वेजेस एक्ट है, ग्रेचुइटी इज नॉट एडेड, ग्रेचुइटी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द वाटर लॉगिंग, इसमें से कौन सा जो वाटर लॉगिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एंड इज नॉट अ रेमेडियल मेजर फॉर द वाटर लॉगिंग, और वो वाटर लॉगिंग अगर कहीं हो रहा है तो उसके लिए वो रेमेडियल मेजर भी नहीं है, मतलब एक्सेस पानी को तुम वहां से रिमूव भी नहीं कर पा रहे हो, लैंड को तुम यहाँ पे वाटर लॉग फ्री भी नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है। तो एक्सेस टैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर तुम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर बाहर निकाल रहे हो, और कंटूर बंडिंग, ठीक है, कंटूर बंडिंग या बंडलिंग भी जिसे तुम बोल सकते हो, इसमें क्या होता था ना, जो हमारे पास सीढ़ीदार खेत होते थे, यहाँ पे हम क्या करते थे, एक बंच बना देते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, सो दैट पानी यहाँ पे इंट्रैप्ट रहे, हमारे खेतों को पानी मिलता रहे, तो उससे कोई वाटर लॉगिंग नहीं होता है, और ना ही वो वाटर लॉगिंग अगर होगा उसको रिमूव करने का कोई प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। एक्सेस ऑफ टैपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर सोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हो तो क्या उससे तुम्हारा वाटर लॉगिंग होगा? नो, वाटर लॉगिंग नहीं होगा। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मेरे पास तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप एक काम कीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है इफ्लोरोसेंस इज द इल इफेक्ट ऑफ, किससे आता है इफ्लोरोसेंस, ठीक है, जो ये जग लाल लाल दिखता था ना, जो ईंटों से बना हुआ, अभी प्लास्टिक नहीं किया है, तो जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रही थी, ईंट पानी अंदर गया, ईंट के अंदर बाहर यहाँ पे एक व्हाइट सी परत बन गई, पपड़ी बन गई, इफ्लोरोसेंस, ठीक है, डैम्पनेस के कारण होता है ये, डैम्पनेस के कारण। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, डैम्पनेस के कारण, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर। थ्रेड टेस्ट बोला जाता है, इसे थ्रेड टेस्ट बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट भी बोला जाता है, आंसर इज द प्लास्टिक लिमिट। वो वाटर कंटेंट जब हमारा मिट्टी को हमने 3 mm डायमीटर में तब्दील करा, थ्रेड बनाया और उसने क्रम्बल करना स्टार्ट किया, दैट इज योर प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच टर्म हैज इंडिया बीन इलेक्टेड टू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, तो किस साल में हुआ? बेसिकली आंसर है 2022-2024 के लिए, ठीक है, किसके लिए? 2022 से लेके 2024 तक के लिए। नेक्स्ट, व्हेन डज अ डिफीटेड कैंडिडेट लूज सिक्योरिटी डिपॉजिट इन इलेक्शन? सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब अगर कोई आपको चुनाव लड़ना है तो कुछ आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास भी, ठीक है, तो आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट ये डिसाइड होता है। अगर मान लो जितना भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट थे, अगर आपको उसका 1/6 नहीं पड़ा तो जो भी आपने पैसा दिया होगा वो गया, जिसे आपने सुना भी होगा जमानत जिसका जब्त हो गया, ठीक है। तो आंसर इज व्हेन अ डिफीटेड कैंडिडेट हु फेल्स टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी वोट पड़े होंगे वैलिड वोट, उसका 1/6 वो अगर ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, देन डेफिनेटली उसका जो जमानत होगा वो जब्त हो जाएगा। फाइन, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो लोनार लेक है, आल्सो नोन एज द लोनार क्रेटर, इज नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल जियो हेरिटेज। ये कहां पे पाई जाती है? आंसर है महाराष्ट्र, आंसर है महाराष्ट्र, आंसर है महाराष्ट्र। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द वाइड रेशियो ऑफ सैंड सैंपल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। ई मैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.6, ठीक है, 0.6 ई मैक्स गिवन है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वाइड रेशियो, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम भी गिवन है, ये डिफरेंस ही डायरेक्टली गिवन है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम 0.3। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द वाइड रेशियो ऑफ द सैंड फॉर अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस वन। रिलेटिव डेंसिटी आईडी गिवन है 66.6%, ठीक है, तो तुम सीधा फॉर्मूला लगा लो आईडी का। आईडी क्या होता था? ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो आईडी कितना है? 66.6 है ना, परसेंटेज हटाने के लिए भाग कर दो 100 से,
0.666 हो गया ये। ई मैक्स कितना है 0.6। ई आपसे वो पूछ रहा है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम 0.3 है। जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी नो व्हाट इज आंसर। इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। सॉरी, चलिए इसे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। सो दिस इज कमिंग टू बी 0.4। आंसर इज कमिंग टू बी 0.4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। आंसर इज कमिंग टू बी 0.4 आ रहा है। 0.6 आ रहा है क्या? 99 का तो 0.4 आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 3 18 और 19 हो गया क्या, है ना? तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1 2 3, ये आ गया। तो 0.6 में से जब तुम इतना कम करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? यहाँ मान लो 10 हो गया, 10 में से 9 जा रहा है, 1 बच रहा है, तो 0.41 ही तो आ रहा है। 0.4 आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। क्या दिक्कत है? 0.6 कैसे मिल रहा है भैया आप लोगों को? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग डाटा वर नोटेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड। तो फील्ड कैपेसिटी गिवन है 20% परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर अगर तुम लिख लो यहाँ पे, तो पहले तुम अवेलेबल मॉइस्चर लिख लो। अवेलेबल मॉइस्चर कितना होगा? एम की अगर हम बात करें सीधे सीधा, फील्ड कैपेसिटी में से तुम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कम कर लो, तो कितना हो गया? 10% है। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो परमिसिबल डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर है, जो अवेलेबल मॉइस्चर का तुम कितना परसेंट यहाँ पे डिप्लीशन अलाउ कर सकते हो? 50%। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, इन शॉर्ट तो इस 10% का 50% कंसिडर कर लो, तो 5% हो गया क्या? सिंपली सीधा सीधा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर लिखने का, सो गामा डी दैट इज ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू जो भी डेप्थ ऑफ रूट जोन है 1 मीटर दिया हुआ है। यहां से जो भी आंसर मिलेगा आप उसका 50% कर लेना। जो भी आंसर मिलेगा उसका 50% कर लेना आप। तो गामा डी कितना है? गामा डी इसने दिया है हमें 15 और यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। आप देखो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको अंडरस्टूड करना है कि यही वैल्यू मुझे लेके चलना है। सो लेट इट बी 10। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एफसी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी, तो यहाँ पे ध्यान रखना 20 माइनस 10 करके तुम्हारा 10% बना, तो 0.1 हो गया 10%। यही बनेगा क्या, है कि नहीं? इंटू 1 मीटर, मीटर में इसको तो चलो तुम एमएम में लिख लो। और कुछ बच रहा है क्या? तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हें कितना मिल रहा है? बेसिकली 150 मिल रहा है। 150 mm आ गया। अब इसने बोला कि 50% डिप्लीशन, जब 150 mm तुम्हारे पास क्या है? अवेलेबल मॉइस्चर है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 75 mm हो गया क्या? जब तुम्हारा डिप्लीशन 75 mm तक चला गया, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है? वाटर सप्लाई करना है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, उसने बोला बीच में बारिश भी हुआ है और इफेक्टिव रेनफॉल कितना है? 50 mm है। तो 75 में से तुम 50 mm कम कर लो, सो यू विल गेट द 25 mm विल बी द आंसर। 25 mm ही तुम यहाँ पे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट करोगे। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट करोगे 25 mm, 50 mm नहीं होगा। 50 mm नहीं होगा। 50 mm कैसे बन रहा है भाई? गलती कर दी हो क्वेश्चन के अंदर अगर तुम 50 mm आंसर रिपोर्ट करके आए हो। 25 mm यहाँ पे आंसर मिलेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। डार्सी लॉ, डार्सी साहब ने बोला था डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और यहाँ से मिला था हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, है कि नहीं? अब लेकिन डार्सी साहब ने, अगर हम उसकी वैलिडिटी की बात करें तो लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड था रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको एलन हेजन फॉर्मूला के साथ चल रहा है। तो एलन हेजन साहब ने यहाँ पे सीधा सीधा बोला कि पार्टिकल साइज जो आप कंसीडर करोगे, ठीक है, डार्सी लॉ जिसके लिए एप्लीकेबल हो 0.5 mm, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन नाउ, 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज अ वाइड रेशियो ऑफ दिस वन। एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल गिवन है जिसका वाइड रेशियो 0.75 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी क्या होता है? G -1/1 + E होता है, जिसके लिए क्विक सैंड कंडीशन अकर करती है। तो
2.75 में से 1 कम कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा 1.75, क्या मिल रहा है 1.75, और वाइड रेशियो कितना है 0.75, इसमें तुम 1 जोड़ोगे तो डेफिनेटली ये भी 1.75 होगा, कट के तुम्हें 1 मिलने वाला है। सीधा सीधा एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ठीक है। सो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1, ठीक है। सर कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस वाले हैं, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्शंस वाले आंसर की ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जो निकला हुआ है ऑफिशियली वो मैंने चेक नहीं किया है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शन की में है, मैंने कुछ ही क्वेश्चन देखे थे जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप यहाँ पे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्या आंसर है, और विद सॉल्यूशंस जस्टिफिकेशन इसका ये है, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व यूज इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे एज पर आईआरसी, क्लोथॉइड और स्पाइरल, क्लोथॉइड और स्पाइरल, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लोथॉइड और स्पाइरल ये कंसीडर किया गया था हाईवे के अंदर रिकमेंडेड शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज पर द आईआरसी। नेक्स्ट बोला कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। कैंट डेफिशिएंसी, तो जब हम रोड के आउटर पार्ट को उठा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर वन, दैट वाज योर कैंट या सुपर एलिवेशन। अब जो तुम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए होते हैं वो तुम इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए किए होते हो, बिकॉज रोड के ऊपर कुछ ऐसी गाड़ी होंगी जो मोर देन इक्विलिब्रियम स्पीड से मूव करेंगे, कुछ ऐसी गाड़ी होंगी दैट विल बी मूविंग लेस देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। तो ऐसे व्हीकल जो इक्विलिब्रियम स्पीड से ज्यादा की स्पीड से मूव कर रहे हैं उनके लिए जो कैंट होगा वो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और आपने कम प्रोवाइड किया होगा, डेफिनेटली कैंट डेफिशिएंसी विल बी देयर व्हेन द व्हीकल मूव्स विथ स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड, उसी के लिए कैंट डेफिशिएंसी डिफाइन है, उन्हीं व्हीकल्स के लिए कैंट डेफिशिएंसी डिफाइन है। अगला क्वेश्चन एनोस्कोप, एनोस्कोप होता है स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए, आप तेजी से भागे हो रोड के ऊपर, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले साहब खड़े हैं, एनोस्कोप से चालान हो गया, उनके पास सीधा लिख के आ गया कि आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी है, ठीक है। स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए पिक्चर में है एनोस्कोप, आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी, फाइन। सो चलिए, तो चलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं, हाँ ये यही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स ये बेसिकली हार्डनेस और स्ट्रेंथ को डिक्टेट करता था कि जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं स्लीपर बनाने के लिए, तो क्या हम उसको वाकई में यूज कर सकते हैं, उसकी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बताता था, ठीक है। हार्डनेस को बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अ चैनल विद द सिल्ट फैक्टर ऑफ दिस वन, सिल्ट फैक्टर गिवन है, हैज मीन वेलोसिटी भी गिवन है इतना, बट विल बी इट्स हाइड्रोलिक रेडियस एज पर द लेसी थ्योरी, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका हाइड्रोलिक रेडियस कितना होगा, हाइड्रोलिक रेडियस आर ये होता है 5/2 v² अपॉन एफ, ये फॉर्मूला तुम्हें अगर याद होगा तो डेफिनेटली तुम आंसर फ्रेम कर लोगे, ठीक है। लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक रेडियस का ये फॉर्मूला होता था 5/2 इंटू v²/f। तो तुम्हें स्पीड तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5/2 इंटू तो 0.88 इंटू 0.88, और f कितना है तुम्हारा 1.1 है क्या, बस तुम इसे सॉल्व कर लो, 11 8 88 हो गया क्या, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिलेगा चेक कर लेना, तुम डेसिमल भी हटा सकते हो यहाँ से, तो बेस्ट ये तुम डेसिमल हटा ही दो पहले, तो 88 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 1.1, तो 11 हो गया, और 10 तुम्हारा ऊपर चला गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 इंटू 8, जस्ट मल्टीप्लाई इट, और ये भी तुम्हारा कटने वाला है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 5 8 40, 40 इंटू 4 कर लो पहले तो, ठीक है, और इसको भाग कर दो यहाँ पे 1000 से, तो 1.76 आ रहा है, 1.76, दिस विल बी द आंसर, 1.76 विल बी द आंसर, 1.76 विल बी द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज आल्सो नोन एज, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज आल्सो नोन एज को बोला जाता है फुल सप्लाई कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है फुल सप्लाई कोफिशिएंट, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज नोन एज फुल सप्लाई कोफिशिएंट, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ये आपके टेक्निकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक आइडिया लगा लिया होगा कि आपने जो एग्जाम में आंसर रिपोर्ट किए हैं क्वेश्चंस के, और जो आंसर होने चाहिए, या जो अगर आप सही आंसर रिपोर्ट करके आए हैं और आंसर की में जो आपका आंसर शो कर रहा है वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो टोटल जो क्वेश्चन थे वो 120, ठीक है। मैं नॉन टेक यहाँ पे कंसीडर नहीं किया हूँ, मतलब मैंने सिर्फ टेक्निकल ही यहाँ पे लगाए हैं क्वेश्चन, दोनों को मिला टेक्निकल नॉन टेक मिला के 120 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का था, तो ये बन रहा है सीधा सीधा 300 मार्क्स का पेपर।
और पोस्ट लगभग 1100 प्लस थी वेरियस डिपार्टमेंट में, 1100 प्लस पोस्ट थी बेसिकली, तो बहुत ज्यादा नंबर है। तो एक चीज तुम ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ पे मार्क्स जो स्कोर किए हैं, ध्यान रखना 135 से लेके 145 के बीच में, मान लो इसके बीच में अगर तुम्हारा मार्क्स स्कोर हुआ है, ठीक है, ये लेके चलना, जो क्वेश्चन में तुम बेनिफिट डाउट हो उसको बाहर ही कर दो, ठीक है, बाहर ही कर दो। अगर तुम्हारा स्कोर इसके बीच में आ रहा है, डेफिनेटली आप रेस में हो, आप रेस में हो। और ये जो फिगर है, अगर तुम मान लो जनरल कैटेगरी से हो तो तुम यही फैक्टर फिर 150 लेके चल पड़ो, यही फैक्टर तुम 150 लेके चल पड़ो, ठीक है। तो इन शॉर्ट जिन जिन बच्चों के मार्क्स 150 प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 150 है, तो वो रेस में जाएंगे, बेसिकली डेफिनेटली जाएंगे। और जिन बच्चों के मार्क्स मान लो कैटेगरी कोटा है, तो उनके मार्क्स मान लो 130, 140, 145 के बीच में बनना, डेफिनेटली वो भी रेस में आने वाले, ठीक है। अभी अगर मैं लेवल ऑफ पेपर की बात करूं, तो कोई इतना टफ पेपर नहीं आया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, बिल्डिंग बाय लॉस के क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है, या जो कोर्स उसने डायरेक्टली वैल्यू पूछ ली। इवन आरसी से तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जनरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो डिफिकल्टी लेवल है, सो मैं इसको इजी लेवल से एक स्टेप ऊपर और मॉडरेट लेवल से एक स्टेप नीचे, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में ही है, तो चलिए इसको मॉडरेट लेवल ही हम बोल देते हैं, दिस इज काइंड ऑफ द मॉडरेट लेवल, ठीक है। अब ये कट ऑफ रहने वाला है जनरली, ठीक है। हाँ, जिसके 163 बन रहे हैं ना, जिसके 163 बन रहे हैं, घबराओ नहीं, आप रेस में हो, डेफिनेटली रेस में हो। अब ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट इन द सेंस जिस डिपार्टमेंट में आपका ब्रेन ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, ज्यादा टैलेंटेड पर्सन चाहिए होंगे, हो सकता है वहां पे वो 180 वाला उठा रहा है, 210 वाला उठा रहा है, 200 वाला बच्चा उठा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट जरूर मिलेगा आपको, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा नंबर है ये पोस्ट का, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि सॉइल से कितने क्वेश्चन आए, आरसी से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। हाँ, और एक बार फिर से कैटेगरी वाइज मैं ये भी एक बार फिर से बता देता हूं कि एससी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा आपका, एससी ओएसटी या सॉरी एसटी या ओबीसी के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, या जनरल कैटेगरी का कितना रहने वाला है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो हम दुआ करते हैं आपके बेहतरीन करियर की, और अभी जो एग्जाम हुआ है हम यही दुआ करेंगे कि आपका उसमें अच्छा योगदान रहे और आप रेस के अंदर हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग विद द योर पीडी एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।